बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन देखकर आपको लगेगा कि आज एक और ख़राब दिन, एक और पिटने वाला दिन बिल्कुल है, ख़ासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप। लेकिन ये वाली स्क्रीन जो है ना, ये काफ़ी कुछ छुपा रही है। मार्केट में शानदार रिकवरी रही है आज बेसिकली लोअर लेवल से, और ख़ासतौर से निफ्टी में अच्छी रिकवरी है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी नीचे है, मिड कैप अभी भी काफ़ी नीचे है, और एक सेंस बन रही है कि इवन जो रिकवरी है ये भी अब थोड़ी सी फेल होने का रिस्क बन रहा है। वो सब बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार के लिए लोअर लेवल से रिकवरी आई है। वो टिकेगी या नहीं ये देखना होगा। चलिए वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइंस के साथ। भारी गिरावट के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। हालांकि बाजार हुआ वोलेटाइल। निचले स्तरों से निफ्टी करीब 240 पॉइंट सुधरकर 25,150 के पास। निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 500 अंक सुधरा, लेकिन अभी भी काफ़ी नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली जारी। नहीं थम रही रुपए की गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंचा। 76 पैसे की कमजोरी के साथ 91.71 का लगाया नया लो। FIs की इक्विटी में भारी बिकवाली और डॉलर की जोरदार डिमांड से बना दबाव। मेटल, तेल और गैस शेयरों में सबसे ज़्यादा रिकवरी। दोनों इंडेक्स आधे से 1% मजबूत। साथ ही ऑटो शेयरों में भी अच्छी रिकवरी, लेकिन IT, डिफेंस और केमिकल शेयरों पर दबाव। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और प्रेसटीक शानदार रिजल्ट्स से करीब 11% दौड़े क्रेडिट एक्सिस, लेकिन कमजोर गाइडेंस से SRF वायदा का टॉप से बना। स्पॉटलाइट शेयर डालमिया भारत भी चढ़ा। सोने में रिकॉर्ड तेजी से। गोल्ड फाइनेंस शेयरों में तेजी। मुथूट फाइनेंस का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। उधर चांदी में तेजी से हिंदुस्तान जिंक भी मजबूत। सोने का भाव पहली बार 1,58,000 रुपए के पार निकला। नतीजों से पहले टनल में रफ्तार। शेयर करीब 5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। उधर स्विगी में भी तेजी कायम। शेयर करीब 2% ऊपर। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी में शामिल इंडिगो के आएंगे रिजल्ट। 10% घट सकता है इंडिगो का मुनाफा। मार्जिन पर भी दिख सकता है दबाव। वहीं कोफोज और DLF समेत वायदा की 10 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। ओके, चलिए ट्रेड की शुरुआत करते हैं। सुबह जब वीरू और मैं शो समेट रहे थे, तो अगर हमें कहा जाता कि 74 पॉइंट निफ्टी नीचे होगा तो दोनों हाथ से ले लेते उसको। उस समय 24,920 का लो लगाया था निफ्टी ने। और सच बताऊं तो वीरू, मैं अपना शो करके जब ब्रेकफास्ट करके वापस आया, मैं कहा ये क्या हो गया मार्केट में। और जब तक वो 11 बजे का शो स्टार्ट हुआ था, करीब करीब निफ्टी मतलब ये लग रहा था कि कहीं 24,900 ही ना तोड़ दे, फॉरगेट अबाउट 25,000। लेकिन शानदार रिकवरी आई मार्केट में, और उसे लीड किया कहीं ना कहीं रिलायंस ने। रिलायंस का इंट्राडे चार्ट देखिए आप, रिलायंस की अगुवाई में ही वो रिकवरी आई। ये एक अच्छी चीज़ रही मार्केट के लिए कि सबसे बड़े स्टॉक ने उसे लीड किया, और मार्केट को ज़रूरत थी एक्चुअली कहीं ना कहीं से कि एक लीडरशिप आए और थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करे। वो हुआ, ये अच्छी बात है। हालांकि बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी भी बड़ी गिरावट है, और ये इंडेक्स रिकवरी में भी देखिए ग्रीन में नहीं आ पाया, जबकि निफ्टी तो ग्रीन में आया था, और अब वापस करीब करीब 600 पॉइंट नीचे। हालांकि डे लो से अभी भी ये करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है। मिड कैप में भी रिकवरी है, लेकिन है अभी भी दबाव में। एडवांस डिक्लाइन आज कल जितना ख़राब नहीं है। हालांकि एक समय पे लग रहा था कि कल जितना ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा, इसको चेंज करिए ज़रा। पिछले कुछ मिनटों में वापस ये जो मैंने ग्राफिक भेजे थे हटाइए इसको ज़रा, सिर्फ ग्राफिक रखिए। श्रेया 1:2 था, एकदम से 1:4 आ गया। आप ज़रा वो ब्रेड दिखा दीजिए सिर्फ। ये एकदम से वापस ख़राब हुआ है, तो 1:4, अब 1:4 का एडवांस डिक्लाइन हो गया। तो ये तो वापस मिड कैप में प्रेशर आ रहा है, काफ़ी सेलिंग प्रेशर। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है मार्केट के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर हम देखेंगे। लेकिन 90 अंक 95 अंक निफ्टी नीचे। रिकवरी के बाद भी आलम ये है, तस्वीर आपके सामने ये है। बैंक निफ्टी में रिकवरी के बाद इस कदर पॉइंट्स की गिरावट है सर। और मिड कैप जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, भारी बिकवाली वहाँ पर भी। लेकिन क्योंकि रिकवरी आई निचले स्तरों से, तो इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं आप? काफ़ी टूट गए थे, त्राहिमाम हो ही गया था कि अब कितना और गिरता, तो उठना ही पड़ा।
और साथ ही अब क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के? देखिए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये एक बेरिश फेज है। इस मार्केट में बड़ा पैसा बेच के बन रहा है। हम लगातार एक बात कहिए कि अगर बेचना नहीं आता तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन बेचने की भी कला होती है। और एक जरूरी नहीं है कि अब आज आप एकदम अगर 25,000 के भी नीचे आके बेचेंगे तो फिर नहीं बनेगा पैसा। रिकवरी आ गई, अब ये रिकवरी कहाँ फेल होगी पता नहीं, हो सकता है एक बार 25-300 तक चली जाए, 350 तक चली जाए, हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट का टेक्सचर श्रेया बहुत ख़राब है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है ये बोलकर कि नहीं सब कुछ ठीक है, स्मॉल कैप वापस आ जाएंगे। नहीं, अब देखिए एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स का ना इस साल का चार्ट रख दीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब लोग पैसा लूज़ करते हैं जानते हुए भी। अब देखिए, ये इंडेक्स साल के शुरू में नहीं इस साल स्मॉल कैप चलेंगे, चल गए स्मॉल कैप, आ गया अभी स्मॉल कैप में 6% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स। और अगर इंडेक्स 6% नीचे तो सोचिए लोगों के पोर्टफोलियो कितने गिरे होंगे, और 20-25% गिरे होंगे। एक तो होता है कि लोग फंसे हुए हैं, एक होता है कि उसके बाद आप उल्टा उनको और फंसाएं। ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला है। देखिए, रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। ये मार्केट चीख चीख के आपको कह रहा है, ये मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। कहते हैं ना, ये कुछ सिनिस्टर है जो मार्केट सेंस कर रहा है। हमें नहीं पता, कोई ना कोई न्यूज़ आएगी जो हमें बाद में पता चलेगा। उस दिन मार्केट रिकवरी दिखाएगा, जिस दिन एक्चुअल में खराब ना खबर आ जाएगी ना, उस दिन। आज रिकवरी क्यों है? क्योंकि एक बार के लिए शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई। जैसा आपने बोला कि त्राहिमाम हो गया था, सब कुछ ऐसा हो गया था कि अब तो बस मार्केट बंद कर दो। और अब तो ऐसे में मार्केट, और शॉर्ट को भी तो चाहिए ना कि कोई ना कोई सामने एक बार थोड़ी सी होप में आके बाइंग करे, तभी तो उनको आगे शॉर्ट करने में मज़ा है। तो इस वजह से, लेकिन मार्केट का कॉन्फिडेंस, मार्केट का टेक्सचर, मार्केट का भरोसा, लोगों का भरोसा इस मार्केट पर वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉलर रुपी। अब आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, जितना मर्ज़ी ब्रेवाडो रख लीजिए कि नहीं डॉलर रुपी ये एज अ पॉलिसी जानबूझ के गिराया गया, मैं मतलब उसमें यकीन नहीं रखता हूँ। इस तरीके से डॉलर रुपी, ग्लोबली डॉलर इतना वीक है, उसमें हम इस तरीके से गिर रहे हैं, कोई मतलब है इस बात का? तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये एक मार्केट कुछ ऐसी चीज़ सेंस कर रहा है जो अभी हमें नहीं पता, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। निफ्टी पर देखिए, मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, सिर्फ लेवल स्पेसिफाई करने के लिए। अदरवाइज ट्रेड तो आपको लेवल बेस्ड ट्रेड तो चलेगी नहीं। आज देखिए किस तरीके से 400-500 पॉइंट की रेंज है, इंटरडे में क्या ही लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करेगी। लेकिन सपोर्ट आज के लो के आसपास 24,950 से 25,000 के करीब, और रेजिस्टेंस ये जो रिकवरी जहां पर फेल हुई है बेसिकली 25,250 से 25,300, इस पर ध्यान रखें। अगर यहाँ पर आप दोबारा गए और दोबारा फेल हुए तो फिर वो थोड़ा सा एक रिस्क ओपन करेगा यहाँ पर आपके लिए। पर बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात, आज थोड़ा सरप्राइजिंग रहा कि बैंक निफ्टी जो अब तक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था एकदम से वीक हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी पर 58,500 का एक सपोर्ट रहेगा, और 59,300 से 59,500 ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या इंटरेस्टिंग है। वीरू बताइए। अनुज से बताऊं तो लॉन्ग साइड पे कुछ नहीं मेरे पास। फ्रैंकली स्पीकिंग जो थोड़े बहुत मूव आ रहे हैं वो शॉर्ट कवरिंग के आ रहे हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड भी हैं। तो लॉन्ग साइड पे, क्योंकि कल की समरी भी मेरे पास कुछ नहीं था और आज की अभी तक की समरी में भी बहुत कन्विक्शन से कहने वाला कुछ नहीं है। मेरे पास एक बास्केट थी FMCG, लेकिन उसमें भी स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं। मैं ज़्यादातर स्टॉक्स को देख रहा था वो कोलैप्स हो रहे थे। बस एक डाबर को मैं मेंशन करना चाहूँगा अनुज। डाबर 514 पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है अपने सारे एवरेजेस को। लॉन्ग भी बिल्डअप था यहाँ पर, एक इस पर नज़र रखिएगा लॉन्ग साइड पे पॉसिबली, लेकिन उसके लिए 515 516 के जोन को पार करना ज़रूरी है। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, स्पॉट्स में आई थिंक 514 सिर्फ एक थोड़ा बहुत डिसेंट ये लग रहा है। और वीकनेस कहाँ पर है, कहाँ कोलैप्सेस हैं। पहला वोल्टास कोलैप्स है, लेकिन अब याद रखिएगा 1218 जो वायलेट हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो बहुत दूर, करीब आप ये समझिएगा कि 1190 के आसपास नया सपोर्ट है। अच्छी शॉर्टिंग हुई है। एस्टर लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, ये भी अपना ऑलमोस्ट अगस्त 25 के बाद कब तक का सबसे लोवेस्ट क्लस्टर वायलेट करने को तैयार है, और शॉर्टिंग ज़माने भर की लोडेड है। करीब 10 लाख शेयर यहाँ पे ऐड हुए और 1341 पे डीलो पे ट्रेड करता हुआ। और एक और रखूँगा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, दैट्स ओरेकल फाइनेंशियल्स, मिड कैप IT में। लोअर एज आज का बहुत डिफाइंड है, ये ऑलमोस्ट 10 दिसंबर के बाद के तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, और वहाँ ट्रेड करता हुआ इनफ शॉर्टिंग। करीब 8.5% ओआई लोड हुआ है मिड कैप IT में आज। हालांकि ऑलरेडी क्रैक हो चुके हैं, लेकिन मैं उस स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो कि एक फर्दर ब्रेकडाउन के कगार पे है। तो ये कुछ 3 स्टॉक्स
लॉन्ग साइड पे बहुत कुछ कहने को मेरे पास है नहीं, क्योंकि बहुत शॉर्ट लिव्ड जो भी मूव आ रहे हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं। अनुज, ये बैंक निफ्टी आज की सबसे कमज़ोर कड़ी, कल मैं 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था अनुज, तभी से उस 59,500 के पुट राइटर्स ने एग्जिट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये ब्रेकडाउन, और इस बार इस ब्रेकडाउन को लीड किया है फिर से आईसीआईसीआई बैंक ने। अब तक की पिछले 10 दिन की सबसे मजबूत कड़ी अब कमज़ोर पड़ती हुई पोस्ट नंबर्स। बैंक निफ्टी की इस प्राइस परफॉर्मेंस को कैसे रीड करेंगे? और मेरा प्रश्न अल्टीमेटली ये है अनुज, निफ्टी 200 डेमा पर और बैंक निफ्टी 50 डेमा पे कौन निफ्टी पुल बैक देगा या फिर निफ्टी बैंक उस डिफरेंस को पूरा करेगा? लग क्या रहा है? देखिए, इशू ये है यहाँ पर निफ्टी बैंक में कि आज एचडीएफसी बैंक में वापस सेलिंग आई, और आज जिस तरीके, आई थिंक हमने जो एक बात कही थी ना कि कल इतनी सेलिंग तो नहीं हुई एफआईएस की जो मार्केट इतना गिर गया, शायद एफआईएस को बात बुरी लग गई तो उन्होंने आके आज उसका खामियाजा वो पूरा वो कर दिया उन्होंने। एचडीएफसी बैंक, हाँ, और आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए आप, आज कॉम्बिनेशन ये दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए आज की जो स्क्रीन है ना, वो आज की स्क्रीन ये कह रही है कि आज एफआई की बड़ी वाली सेलिंग हुई होगी, कल नहीं थी, आज हुई होगी। होपफुली मैं गलत हूँ, डेटा गलत प्रूव करे मुझे, लेकिन डॉलर रुपी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जिस तरीके से आप ये तीनों का मूव देखेंगे, कहीं ना कहीं एक सेंस है कि ये लार्जली एफआई ड्रिवन सेल ऑफ है जो आज आपने देखा है। देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ है, आज की जो बैंक निफ्टी की वीकनेस है और इवन जो कल बैंक निफ्टी में वीकनेस थी, वो आपको एक चीज़ कह रही है कि इवन जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही थी बैंक निफ्टी की, अब शायद कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने के कगार पर है। और अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को 2-3 बार टेस्ट करेगा तो वाई नॉट बैंक निफ्टी 56,500 पर है, 56,800 पर है, वो यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे है वो, तो वाई नॉट। अगर इसी तरीके की एफआई सेलिंग रही तो यहाँ पे भी रिविजिट होगा। तो मार्केट वीक है और इस समय आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी। इसमें क्या है ना, बीच बीच में ना कल जैसे दिन आएंगे, जैसे कल एचडीएफसी बैंक एक बार के लिए आपको बड़ी रैली देगा, इस तरीके के मूव्स आएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये जो मूव्स है ना, ये थोड़ा फॉल्स मूव्स ही हैं। मैं इस समय मार्केट को लेकर मुझे लग रहा है कि ये स्क्रीन मुझे बता रही है, जब इस तरीके के मूव्स आते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो मार्केट है ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, कुछ और ही है, कुछ अलग ही है इस समय। और इसके लिए लॉन्ग आप बहुत सोच समझकर स्ट्रिक्टली इंट्राडे में स्टॉप लॉस के साथ ही करें, अगर आपको लॉन्ग करना भी है तो। वीरू, डॉक्टर ने नहीं कहा है कि हर मार्केट में खरीद के पैसा बनाना है, ज़रूरी नहीं है। कुछ समय अगर मार्केट से दूर रहना तो दूर रहना, क्या दिक्कत है। बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रेंथ प्ले आउट हुई, अब बैंक निफ्टी अगर स्क्रीन पर दिखा रहा है वीकनेस है तो अवॉइड करें उसे। चलिए श्रेया के पास चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, बैंक निफ्टी पे वीरेंद्र जी ने सवाल पूछ लिया, और बैंक निफ्टी कल हम कह रहे थे रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, तारीफ हजम नहीं हुई और आज जिस तरह का कदर टूटा है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। लेकिन सवाल सर मेरा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को लेकर है। ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके से पेन थोड़ी बहुत जो भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की इंडिसेस ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, लेकिन वो पार्टिसिपेशन स्मॉल कैप और मिड कैप से नहीं आया। पोर्टफोलियो सबके ब्लीड कर रहे हैं और काफ़ी मैसेजेस और रोना धोना मच रहा है। सर आप करें क्या यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सबको ये कहूँगा कि हमारे खुद के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी नीचे है। ऐसा नहीं है मार्केट गिरा तो भाई ऐसा होना कि कुछ हमारे कुछ अजूबा कर दिया हो। हाँ, विशेष है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है श्रेया, प्रोवाइडेड आपके पास ढंग के स्टॉक्स हों। अगर आपके पास ढंग के स्टॉक्स हैं तो उनमें रिकवरी आएगी इवेंचुअली, तो आपको उसी तरीके से काम करना है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इस डिक्लाइन में आपको 2 चीज़ें करनी है। जब रैलीज आएँ तो अपनी ख़राब पोजीशन से निकलें, और जब डिप्स आएँ तो अपने अच्छी पोजीशंस में भले ही चाहें तो एवरेज करें या फिर और ऐड करें अच्छे स्टॉक्स को। अच्छे स्टॉक्स ध्यान से, वो बिल्कुल मतलब फंसने वाले स्टॉक्स नहीं, अच्छे स्टॉक्स में फोकस करें। लेकिन इस मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट ओवर वैल्यूएशन नहीं सहेगा। इस मार्केट में आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, तीनों के अगर आप चार्ट लेकर आएँ, एक है ट्रेंट, एक है कोफोच और एक है परसिस्टेंट। आप देखें अगर कोई भी रैली आती है इन स्टॉक्स में वो फेल हो जाती है। कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, इन सब स्टॉक्स में वो फेल हो रही है। परसिस्टेंट तो आज सुबह मैंने बात की थी कि भले ही नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन सब कुछ भाव में है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चलेंगे नहीं। तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, और ओवर वैल्यूएशन तभी दें जब कंपनियों के नंबर एक्स्ट्रॉर्डनरी आ रहे हैं। अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर आएंगे तो 1-2 बार के लिए आपके ओवर वैल्यूएशन चल जाएगी, लेकिन अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर नहीं आएंगे
तो फिर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ना दें। चलिए एक काम करते हैं, आज के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स। तो सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स से शुरुआत करेंगे और उसमें सबसे पहले क्रेडिट एक्सेस क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे। और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि इस अर्निंग सीज़न का अब तक का सबसे शानदार अर्निंग्स, और मुझे मतलब बिल्कुल हैरानी नहीं कि 13% ये स्टॉक ऊपर है, एक री रेटिंग हुई है स्टॉक में। अगेन एक चीज़ आपको बता रहा है कि इवन वीक मार्केट में भी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा पढ़ के अगर स्टॉक्स पे काम करेंगे, स्टॉक आइडियाज निकालेंगे, टफ होगा लेकिन उसके बाद ही पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इटर्नल बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि सुबह सुबह इटर्नल में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, लेकिन उसके बाद रिवर्सल आया इटर्नल में और अब ये डे हाई पर है। नंबर से जस्ट पहले इटर्नल से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई एबिटा की एक्सपेक्टेशन है इटर्नल से इस बार। इंडिगो भागा, इंडिगो में वो जो हमारे रिपोर्टर रोहन ने जो न्यूज़ ब्रेक की कि वो जो प्राइस कैप था वो हट सकता है, उसके बाद स्टॉक में शानदार तेज़ी आई और ये स्टॉक अभी भी करीब 1.5-2% ऊपर। और गोल्ड बीज, जी हाँ, अब बहुत लोगों को लग रहा है कि सिल्वर बहुत चल गया, अब गोल्ड की बारी है। वैसे तो गोल्ड भी चला है लेकिन सिल्वर के सामने फीका लगता है ना, तो वो अब आज गोल्ड जिस तरीके से भागा है, वॉल्यूम देखिए आप, इसमें 20 करोड़ के वॉल्यूम है। एक बार वापस वो वॉल्यूम वाला नंबर रखिएगा गोल्ड बीज का आप। मैं आज देख के हैरान था, 20 करोड़, मतलब सोचिए आप, करीब ऑलमोस्ट 2600-2700 करोड़ के वॉल्यूम हो चुके हैं इसमें गोल्ड बीज जैसे। इसमें क्या है गोल्ड बीज, ETF है ये और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इस तरीके के वॉल्यूम्स हो चुके हैं। ये आपको बता रहा है कैसी यहाँ पर बाइंग है। अब आते हैं आज के कुछ फिसड्डी स्टॉक्स पर। इनमें सबसे पहले है कल्याण ज्वेलर्स। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स में से एक है। मार्केट ने आज थोड़ा सा एक रिएक्शन इस बेसिस पे दे दिया, वो जो वहाँ पर म्यूचुअल फंड का चेंज हुआ, मार्केट को लगता है कि बस CIO चेंज हुआ है तो आगे जाकर जो उनकी टॉप होल्डिंग्स है, जो नया CIO आएगा कहीं वो उसमें कुछ फेरबदल ना करे, इसके लिए स्टॉक इस तरीके से गिर गया करीब 12%। SRF, सुबह हमने अलर्ट भी किया था SRF पर कि इसकी कॉन कॉल काफ़ी ख़राब थी और ब्रोकरेजेस काफ़ी नेगेटिव भी थे, श्रेय आपने मेंशन भी किया था। 7% इस समय SRF नीचे है। F&O का सेकेंड टॉप लूज़र है आई थिंक ये आज SRF। और अमागी मीडिया, खराब लिस्टिंग, खैर इस समय तो लिस्टिंग में क्या ही पैसा बनेगा, और 12% नीचे लिस्ट वाला क्या थोड़ा रिकवर हो गया लेकिन फिर भी 4% इस समय नीचे। चलिए अब आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। बिल्कुल, तो ट्रेंडिंग स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। मार्केट नीचे है तो कौन कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया, इनफैक्ट कहाँ सबसे ज्यादा बिकवाली आज के सत्र में हावी होती हुई नजर आई है, आपके स्क्रीन पर आएगा। और ICICI बैंक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर, बैंक निफ्टी को ट्रैक करने में 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे। टाटा कंज्यूमर कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज मुनाफा वसूली का शिकार हो गया, 2% नीचे। ट्रेंट वर्स स्टॉक ये 2025 का भी रहा और इस साल में अब तक भी देखें तो ट्रेंट का सबसे खराब प्रदर्शन, 2% से नीचे कारोबार कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में भी 1.5% की करीब गिरावट आती हुई नजर आ रही है। कल्याण ज्वेलर्स अभी हमने कारण समझा और यहाँ पर 12% का डेंट। SRF कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि चाइना कंपटीशन का काफ़ी प्रेशर है, ब्रोकरेजेस भी नेगेटिव थे, 7% का डेंट। पेटीएम टूट गया 5.5% और L&T फाइनेंस ने भी एक अच्छी रैली के बाद आज यहाँ पर मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। लेकिन इंटरनल रिजल्ट से पहले एकदम दमखम दिखा रहा है, 5% अप है इंटर ग्लोब एविएशन, यहाँ पर कैप हटने से 1.5% की तेजी। पावर ग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 0.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। पूरा सीमेंट पैक अगर आप देखें तो फोकस में पिछले कुछ सत्रों से। इन्फो एज देखिए 1.5% और संवर्धना मदरसन चढ़ गया। इंडियन होटल्स और BHEL में भी खरीदारी करीब 1% की। अब आगे बढ़ते हैं और शो फ्लो समझाते हो कि कार्यक्रम में होगा क्या आज के सत्र में। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर बाजार की गिरावट पर खास रिसर्च लेकर आएंगे सुदर्शन कुमार। साथ ही बाजार ने किन अहम लेवल्स को तोड़ा ये बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:30 बजे लता वेंकटेश बताएंगे आपको कि रुपए में रिकॉर्ड गिरावट क्यों है। 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी से ही समझेंगे मोतीलाल ओसवाल के निवेश वाले शेयरों में दबाव क्यों है। 2:40 पर यतिन मोता से समझेंगे SRF का शेयर आखिर क्यों फिसला। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी DLF इंडिगो नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे। साथ ही कोफोर्ज के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे आशीष वर्मा। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे इन्वेस्ट PMS के पार्टनर एंड रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक, 3:10 पे एनर्जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पे लेंगे हम BTST STVT कॉल्स। ओके, चलिए
आज निफ्टी 20 का वॉल्यूम गोल्ड 20 से आधा है, ये आपको अपने आप बता रहा है कि आज के लोगों का ध्यान कहाँ पर है। पर शुरुआत करते हैं आज की ट्रेड्स की। और कविता जी, चलिए आपसे शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रही हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। बहुत सही शुरुआत कर रहे हैं। तो शॉर्ट साइड बंधन बैंक करेंगे। 137 के लेवल पर है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में है। काउंटर 134 132 के प्राइस मूव के लिए आप बंधन बैंक पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। एक डबल टॉप फॉर्मेशन ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम पर ब्रेक डाउन दिया है इसने। सो 140 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए फॉर 134 के प्राइस टारगेट के लिए। स्किट हो सकता है 128 के लेवल तक इन अ डे और टू। ओके, बंधन बैंक कविता जी का सेल 137 पे। और अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाय साइड में रहेगा इन्फोसिस। मुझे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से इंट्राडे में एक मोमेंटम कैरी करते हुए देखने को मिला, और एक सस्टेनर जो गैप का सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो 1630 का आज का डी लो का स्टॉप लॉस लगा के इन्फोसिस को बाय करना है। ऊपर में मुझे लगता है वापस 1700 के आसपास की रेंज यहाँ पे वापस चेक देखने मिल सकती है। तो 1630 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस को बाय। ओके, एक सेल साइड की कॉल और एक बाई साइड की इन्फोसिस में खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से आ रही है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आप किस साइड है? शॉर्ट साइड, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है ओरो फार्मा, जो सुबह ही मैंने दिया था और टारगेट था 1100, अब ट्रेड करा 1122। टारगेट अब स्टॉप होगा 1140 का, लेकिन मुझे लगता है 1100 भी टिकेगा नहीं, वो भी टूटने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो सेटअप है उसके साथ ओरो बहुत ही वीक नजर आता है। ओरो फार्मा इस वीक शॉर्ट। ओके, मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। तो देखिए अनुज जी, एस्ट्रल पे एक सेल ट्रेड लेना है। एस्ट्रल में अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है। 1350 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो एस्ट्रल में यहाँ से भी करीब करीब 100 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। 1343 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1381 1381 का लगाना है। 1260 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एस्ट्रल के फ्यूचर में। चाहे तो 1340 वाला पुट ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 60 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके, एस्ट्रल शॉर्ट कॉल 1340 की जो पुट है वो आप ले सकते हैं। और ये पुट राइटर एग्जिट करता हुआ 7% इस सेम स्ट्राइक का जो ओआई है वो घट गया आपकी स्क्रीन पर। और एस्ट्रल में काफ़ी अगर आप देखें तो शॉर्टिंग होती हुई ये है सेल कॉल, याद रखिएगा। चलते हैं अब आशीष कयाल जी के पास। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए, मेरा सेल साइड पे होगा आरबीएल बैंक में। यहाँ पर दबाव बना हुआ है, बैंकिंग इंडेक्स ऑलरेडी नीचे है, तो गुंजाइश है यहाँ से अभी पार्टिसिपेशन, थोड़ा सा दबाव आरबीएल बैंक भी दिखा सकता है। और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर लेवल से आई थी और यहाँ से कंटिन्यूएशन नीचे जा सकता है। तो टारगेट जो नीचे में आएगा वो 280 का है और स्टॉप लॉस 303 का लगाना होगा। ओके, आरबीएल बैंक यहाँ पे बिकवाली की राय। तो एकमात्र बाई साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी जो कॉल्स हैं वो शॉर्ट साइड की तरफ है। तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। कविता जी ने शुरुआत की बंधन बैंक के साथ, यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से। फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस आप लिख लीजिए। 128 के नीचे की टारगेट देख रही हैं वो, 142 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। विकास जी कह रहे हैं कि इन्फोसिस यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, तो 1700 के टारगेट के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। 1630 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। गाबत सर कह रहे हैं ओरो फार्मा में बहुत ही कमजोरी नजर आ रही है, तो यहाँ पे बेच कर ही पैसा बनेगा। 1100 का नीचे का टारगेट है, 1130 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने कहा है कि एस्ट्रल परेशान कर रहा है, चार्ट्स पे काफी कमजोर, तो ये 1260 के नीचे के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें। 1381 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और आशीष कयाल जी ने अभी आरबीएल बैंक चुना, कह रहे कि अब यहाँ पर बिकवाली हावी हो सकती है, तो 280 के नीचे के टारगेट, 303 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया कहाँ पे है ये बताएंगे गौरांग जी। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, पिटारे से निकालिए स्टॉक ऐसे मूड माहौल में। पिटारे में तो बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे मूड माहौल में श्रेया, खाली एक ही है कि जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए और थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके। मेरे ख्याल से बाजार जब आपको इस तरीके का करेक्शन देता है तो हम तो मानते हैं कि ये एक मौका है आपके लिए एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। एक छोटा डिस्क्लोजर श्रेया दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर हम आपके समक्ष रखेंगे आज, ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय श्रेया हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवता है कि उनका निवेश हो।
तो धातु क्षेत्र थोड़ा सकारात्मक रुझान लेकर के आ रहा है और अनुमान है कि आने वाले भविष्य में भी शायद थोड़ा बहुत रुझान बेहतर हो धातु क्षेत्र में। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी JSW स्टील, इसके ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। खपत को लेकर के स्थानीय मार्केट में बढ़त होने की पूरी संभावना, जिस प्रकार और बजट में भी हमारा अनुमान है कि काफी कुछ आवंटन निर्माण कार्य को लेकर के होगा। तो लंबी अवधि के लिए JSW स्टील पर खरीदारी की राय, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, JSW स्टील गिरावट पे जोड़े, अच्छा लग रहा है पर्टिकुलर काउंटर। और पूरा मेटल पैक अगर आप देखें तो फोकस में रहा है। लेकिन दो स्टॉक्स की बात करना चाहूँगी। एक बार रखिएगा क्रेडिट ग्रामीण और उसके अलावा रखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों के रिजल्ट्स आए सर, क्रेडिट एक्सिस, और दोनों के रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी बढ़त गवाई इंट्राडे में, और भाई क्रेडिट देखिए अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोनों पर ही आपने अपनी राय रखी थी, एक ने क्यों बढ़त गवाई और एक कभी भी इस मूड माहौल में कायम है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, क्रेडिट एक्सेस नॉन F&O है और थोड़ा सा एक थोड़ा शॉर्टिंग नहीं होती है इसमें, उसका एक फ़ायदा मिल गया था इस वजह से, और ये एक्सपेक्टेड था कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे श्रेया कि ये अब तक अर्निंग सीजन का सबसे शानदार नंबर है, तो इसके लिए भाग गया। AU बैंक की जहाँ तक बात है ना, देखिए AU का इंटरडे लेकर आइए। अब क्या है ना, कुछ लोगों ने बेशर्मी में PhD ले रखी है, तो अब उनकी बात में क्या करूं। 1009 पे खुला AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, 1027 तक गया, ठीक है ना। अब क्या है कि उसके बाद पूरी मार्केट गिरी, तो ऑब्वियसली, और उसके बाद वो जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड वाला मामला आया, उसकी वजह से उससे रिलेटेड स्टॉक गिर गए। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे थे। ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मार्केट ठीक होगा, ये स्टॉक फिर अपना ऑल टाइम हाई भी लगाएगा और उसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़, लेकिन क्या होता है इंट्राडे में कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वो गया 1027 तक। अब इशू क्या है, कुछ महानुभाव है वो कहेंगे कि आप शॉर्ट कर दें, 1020 का स्टॉप लगा दें या जो भी कर दें। अब वो 1027 पे जाएगा, अगर मान लो वो और ऊपर जाता ना, तो कहते हैं कि श्रेया जी देखिए स्टॉप लॉस के ऊपर ही खुला, तो ट्रेड ही ट्रिगर नहीं होनी चाहिए थी, है ना। अब ट्रेड, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ बस एक मूव आ गया, क्योंकि वो मार्केट गिरा, उस पर नीचे से रिकवरी भी उतनी तेज़ी से आई है ये। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर अगले 3-4 दिन में मार्केट का मूड सुधरा, सबसे पहले यही स्टॉक भागेगा। ये बात भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आज हाँ ये है कि क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा स्टॉक चला हुआ था, हायर लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन लोअर लेवल से फिर घुमा है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आपको लोअर लेवल्स मिले, जो क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, थोड़ा महंगा है जरूर, लेकिन जहाँ ग्रोथ है वहीं पर आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलेगा। तो इसके लिए ऐसे स्टॉक्स पर ही आपको ध्यान रखना है। राइट, ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान रखिए। और ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश थी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। गौरांग जी बताइए आपका व्यू क्या है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, साथ ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप कह रहे थे कि मूड माहौल ऐसा है, कई सारे स्टॉक्स में मौके मिलेंगे, तो ले लेना चाहिए अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? बिल्कुल लेना चाहिए श्रेया जी, और दोनों पर ही सकारात्मक राय है। और मैं सहमत हूँ अनुज भाई जो अभी टिप्पणी कर रहे थे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के, और ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी अगर आप देखने जाए। और हमारी सोच और विचारधारा श्रेया जी ये है कि पूरा वित्तीय ब्रह्मांड जो है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो निजी क्षेत्र की बैंक हो, चाहे वो डाइवर्सिफाइड NBFCs हो, या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जैसे कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और AU स्मॉल फाइनेंस, ये तीसरी तिमाही नहीं, चौथी तिमाही नहीं, ये आने वाला जो वित्तीय वर्ष है वहां पर भी रुझान बेहतर होगा। और आने वाले सालों में, वित्तीय सालों में जो हम देखेंगे भविष्य में, वहां पर भी रुझान बेहतर होगा। उसका कारण ये है, ब्याज दरें कम हो रही है, ऋण की मांग बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, प्रोविजनिंग जो पहले ऊपर की तरफ की गई थी वो रिकवरी के माध्यम के द्वारा फिर से लौट के बैलेंस शीट पर आ रही है। और हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो का एक महत्व अंग होना चाहिए शेयर बाजार में, अगर आपका पोर्टफोलियो है तो। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2026 शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2026 की शुरुआत से बाजार सिर्फ गिर रहा है। इस साल सिर्फ 13 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, लेकिन निवेशकों की हालत ख़राब है। पहले 2 दिन रैली आई क्योंकि FIs एब्सेंट थे, उसके बाद जब से वो आए हैं तब से बुरा हाल है। और मार्केट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस तोड़े हैं, स्टॉक्स ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस तोड़े हैं। सुदर्शन और आशीष जुड़े हैं हमारे साथ, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे इस मार्केट का। पहले चलते हैं सुदर्शन के पास और जानते हैं कि
पिछले कई सालों में शायद ये मार्केट की वर्स्ट शुरुआत रही है। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। सो जैसा आपने बताया कि सिर्फ अभी 13 ट्रेडिंग डेज में और ऐसा लग रहा है कि कम से कम आधा साल बीत गया होगा जिस तरीके का मार्केट का फॉल देखने को मिला है लास्ट कुछ एक दिनों में। और अगर जो बात करें इस 13 ट्रेडिंग सेशंस में हम निफ्टी का जो फॉल है ऑलमोस्ट 4% है और ये बिग जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है ये हम पहली बार इतना बड़ा फॉल देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में, जो कि 2016 के बाद पहली बार है और कंटिन्यूसली ये थर्ड ईयर है जहां पे हम नेगेटिव स्टार्ट किए हैं सिर्फ अगर जो 13 सेशंस की बात करें। और फॉल के कारण क्या हुआ, बीएसई लिस्टेड कंपनीज ने अपना मार्केट कैप जो इरेज किया है वो है मोर देन ₹25 लाख करोड़। अब आते हैं फॉल देखते हैं सम ऑफ द मेजर इंडिसेस के। पहला, निफ्टी में 4% की गिरावट देखने को मिला है। सिमिलरली सेंसेक्स में 4.4% का गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया जहां पे 1.6% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन जो मेजर पेन देखा गया है वो है ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप इंडेक्स में 6% का गिरावट देखने को मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 7% का गिरावट देखने को मिला है। तो टॉप मिड कैप लूजर्स क्या है, तो अगर जो आप देखेंगे टोटल 50 निफ्टी स्टॉक्स में 33 निफ्टी स्टॉक्स में लास्ट 13 डेज में नेगेटिव रिटर्न्स दिया। उसमें से 6 स्टॉक्स का जो फॉल का रेंज है वो है 10 to 19%। 17 स्टॉक्स का फॉल का जो रेंज है वो है 4 to 9%। टॉप निफ्टी लूजर्स कौन कौन से हैं? आईटीसी 19% गिरावट देखने को मिला, ट्रेंड 13%, रिलायंस 12%, जियो फिनांस 10%, अदानी एंटरप्राइजेस 10%। तो 2025 तो खराब था, लगा था कि 2026 अच्छा होगा लेकिन शुरुआत खराब ही रहा है। अगर जो आप 2025 और लास्ट 1 ईयर की बात करें, इंडियन मार्केट बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है। और अगर जो डॉलर टर्म में अगर जो रिटर्न्स देखेंगे, इसने रिटर्न दिया है सिर्फ 3%। अगर जो कंपेयर कीजिए दूसरे मार्केट से, S&P 500 12% ऊपर, डैक्स 32%, कैक 17%, निकेई 33%, हैंगसेंग 31%। तो आगे क्या, तो अगले कुछ एक दिनों में एक ही चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्या कमेंट्री मिलता है सिर्फ एक पर्सन से, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। बिल्कुल। और देखिए ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से ऊपर आ रही है ना, और अब भाई कहते हैं ना कई कुछ लोग ये FIS को टीज़ कर रहे थे कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा तो आप यहीं बनाओगे और कहाँ पे बनेगा आपका पैसा। वो कहेंगे देखिए आपको दिखा दिया कहाँ बन सकता है पैसा, हम वहाँ जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे। देखिए हम FIS को क्यों ब्लेम करें, सच बता रहा हूँ मैं। जब हमारी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है तो कोई रूल है क्या उनके पास, उनको मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको यहीं पे आके पैसा बनाना है। यहाँ पे जो पैसा ना लगाए आप उसको बोल सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, किसी को आप इंटरनेशनल बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन FI को थोड़ा ना कुछ बोल सकते हैं कि भाई आप हमारी मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे। उनको रिटर्न चेज करना है, आप उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, वो कोई और मार्केट ढूंढ लेंगे। तो खैर ऐसे होता नहीं है। चलिए अब ये तो बात हो गई बाजार की, लेकिन पिछले 20-21 दिनों में काफ़ी गिरावट आई है। इसमें ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अब बेयर मार्केट में है। उसकी एक डेफिनेशन होती है जो स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज या बाकी मूविंग एवरेज के नीचे आए हैं। आशीष से एक पूरा हीट मैप समझते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या हो रहा है। समय आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बाजार में अगर आप देखें तो गिरावट का बड़ा बुरा हाल देखने को मिल रहा है। जहां देखो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन ही नजर आएंगे। अभी 13 दिनों का एनालिसिस हमने सुना, लेकिन 21 दिन हुआ, आज 21वीं तारीख है। इसमें अगर आप देखें तो मार्केट का बुरा हाल है। सिर्फ निफ्टी को ही देखें तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा साफ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 4% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और कितने पोर्टफोलियो ऐसे हो चुके हैं जिनमें आधे मतलब ऑलमोस्ट मैसिव मेजर लॉसेस यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब पूरी पिक्चर को विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले आप देखें निफ्टी 50 यहाँ पर क्या हालचाल देखने को मिल रहा है। और मूविंग एवरेजेस के लिहाज से आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब निफ्टी 50 के करीब करीब 27 शेयर यानी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने 200 SMA के नीचे चल रहे हैं और 100 SMA के नीचे 31 हैं, 50 SMA के नीचे 33 हैं। यानी मेजरली अगर आप देखें तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन नजर आएंगे। लेकिन निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर सूचकांक है, इसके लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वीकनेस आपको काफ़ी ज़्यादा साफ नजर आती है। इनफैक्ट यहाँ पर तस्वीर थोड़ी सी और बिगड़ जाती है क्योंकि छोटे स्टॉक्स हैं, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है निफ्टी 500 में। अब आप देखिए 80% निफ्टी 500 के स्टॉक्स 100 SMA के नीचे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 SMA के नीचे चल रहे हैं, 71% ऐसे हैं जो अपने 200 SMA के नीचे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल अगर आपको देखना है ना तो इसकी कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा। स्मॉल कैप मिड कैप हम लगातार देखते हैं, लेकिन माइक्रो कैप यहाँ तो आप देखें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको नजर आएगी। 87% स्टॉक्स यानी जो माइक्रो कैप 250 का इंडेक्स है
इसमें 218 शेयर ऐसे हैं जो 200 DMA के नीचे चल रहे हैं, 228 ऐसे हैं जो 100 SMA के नीचे चल रहे हैं और 250 में से जो अपने 50 DMA के नीचे चल रहे हैं। यानी चारों तरफ ब्रेकडाउन आपको नजर आएंगे। कुछ स्टॉक्स क्विकली मैं आपके सामने रख देता हूं, हालांकि सुदर्शन ने आपके सामने बता दिया, लेकिन ITC अगर आप देखें तो अब तक 20% की गिरावट है, ट्रेंड लगातार गिरावट दिखा रहा है, विप्रो नीचे चल रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो बहुत सारे लिक्विड नाम भी, उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप कोहांस को देखिए, तेजस नेटवर्क एक समय की बढ़िया थीम थी, अभी सिर्फ 21 दिन हुए 27% टूट चुका है। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स इसमें भी देखें तो तकरीबन 25% की बड़ी गिरावट नजर आई है। शुक्रिया आशीष। और देखिए जो आशीष ने डेटा रखा है ना, माइक्रो कैप और मिड कैप, उसमें जिस तरीके से लोग पिछले 1-1.5 साल में फंसे, मैं आपको कल एक एग्जांपल दे रहा था कि लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी मतलब आप 4-4, 5-5 हज़ार के स्टॉक जिसमें 12 शेयर का वॉल्यूम हुआ है वो टीवी पे आप रेकमेंड कराते हो, मतलब कहीं कोई सेंस है उस बात का? और एक चीज़ मैं बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, स्टैनली लाइफ, मैं ना एग्जांपल अब देता रहूँगा, क्यों, एक बार ज़रा स्टैनली लाइफ का 1 साल का चार्ट लेकर आइए ज़रा श्रेया, मैं आपको बताऊं, इतने फैनफेयर के साथ 600 रुपये पे मैंने एक वीडियो सुना था कि डबल होने से पहले मत बेचिए, आज 150 रुपये के भाव हो गया, उल्टा डबल हो गया। डबल, आधा छोड़िए, आधा हो गया है ना? कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब अच्छा, अब आप सुन रहे हैं इन सारे शेयर्स के बारे में कुछ भी, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत केयरफुल होते हैं कि कौन कौन से स्टॉक रखने हैं। ऐसा नहीं कि CNBC आवाज़ पर जो स्टॉक्स हैं सारे के सारे चलें, उनमें भी गिरावट आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरीके के 70-80% स्टॉक प्राइस कोलैप्स तो नहीं हुए हैं, कम से कम इस तरीके का बुरा हाल है यहाँ पर इस समय पर। चलिए खैर वीरू, देखिए मार्केट में इस समय पेन है और ये सुदर्शन और आशीष ने पूरा बता दिया आपको कि कितनी एक्सटेंट ऑफ पेन है इस समय मार्केट में। स्मॉल कैप, मिड कैप, कैप बची ही नहीं है अनुज, मुंडन हो गया अभी तो स्टॉक्स का, है ना, आप यकीन मानिए, बचा ही नहीं कुछ अभी। स्थिति ऐसी है। खैर एक काम करते हैं, कभी कभी बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक की बात हो जाती है, लेकिन अब चलते हैं टॉप कैश कॉल्स की तरफ। प्रकाश का बसर, विकास जी और कविता जी, ये 3 ट्रेड्स पिक करेंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है अरविंद। अरविंद लगता है अच्छा है, इसमें 304 के आसपास ट्रेड करता है अरविंद। स्टॉप लगाएंगे 300 का, 4-5 रुपए का स्टॉक है, ज्यादा नहीं, 320 पॉसिबल है अरविंद। ठीक है, अरविंद में खरीदारी की राय आबासी की तरफ से। विकास जी, क्या पिक कर रहे हैं कैश में? देखो, आरती फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते आ रहा है, ये मार्केट में भी अभी भी पकड़ के रखा है। आज भी अगर देखोगे तो एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंसीडर होते हुए देखने मिल रहा है। 840 का टारगेट मुझे ऊपर में आरती फार्मा में आते हुए देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रहा है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट 784 का था, तो मुझे लगता है 778 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। तो 778 के स्टॉप लॉस से आरती फार्मा को बाय करना है 840 के टारगेट के लिए। ओके चलिए कविता जी बताइए, आपकी कैश कॉल क्या रहेगी? तो आनंद जी, रैडिको खैतान पर होगी। एज ऑफ नाउ 2837 के लेवल पर है। प्योरली एज एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव अभी से अप्रोच करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2765, 2870, 2880 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, रेडिको खैतान आपकी बाय कॉल है। तो रेडिको खैतान, आरती फार्मा, दोनों अगर आप देखें स्टॉक्स यहाँ पे बाय कॉल में अपीयर होते हुए। कैश का ये फ़ायदा है, जिसे कहते हैं ना अनवांटेड शॉर्टिंग नहीं होती है ना, वो एटलीस्ट अगर आप देखें आप थोड़ा सेफ गार्ड रहते हैं। अच्छा गौरांग जी, मैं बहुत देर से आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। आई मीन एक वो थीम जिसने मेरे ख्याल से अक्टूबर 2025 तक, बीते 5 साल, आई मीन उससे पहले 5 सालों में अच्छा पैसा बना के दिया था, वो था हेल्थ केयर स्पेस। और इवन अगर आप लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में देखें, नंबर्स ठीक थे, कैपेसिटी एडिशन सभी हॉस्पिटल्स का काफ़ी अच्छा था, बट प्राइस डैमेज है। आई मीन कहीं पर 30%, कहीं पर 25%, कहीं पर 15%। सबसे प्रेफर्ड आपका हॉस्पिटल स्टॉक कौन सा है? मैंने अगर आपको थोड़ा सा क्लासीफाई करना हो, बेस्ट चॉइस, सेकंड बेस्ट चॉइस, कौन से दो होंगे? देखिए अगर आप हॉस्पिटल की बात करें वीरेंद्र, तो जाहिर है इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अपोलो हॉस्पिटल जिस प्रकार से विस्तार योजनाएं पिछले 2-3 साल से हो रही है और जिस प्रकार से दूसरी तिमाही के पश्चात मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी है और भी विस्तार योजनाएं, नई क्षमता जोड़ेंगे, अधिग्रहण करेंगे और नई फैसिलिटीज खोलेंगे, तो अपोलो हॉस्पिटल सबसे प्राथमिक स्तर पर आएगा। इसके पश्चात अगर कोई दूसरे पायदान पर मुझे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, तो वो होगी फोर्टिस हेल्थ केयर।
लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आपको पूरा समीकरण सामने रखना चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक। ओके, तो ये व्यू हो गया हेल्थ केयर स्पेस में। ये दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं गौरांग जी को। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट डेज हाई पर, ऐसे मार्केट में 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ एक बार मैक्स हेल्थ केयर रखेगा निचले स्रोत से रिकवरी दिखाकर अभी कारोबार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में चंदन तापड़िया जी। चंदन जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, हिम्मत दीजिए इस मार्केट में, कहाँ पैसे बनेंगे? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस मार्केट में इंडेक्स तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग है। ओनली कैवियट मिल रहा है वो सिलेक्टिव सेक्टर पे है। मेनली आप मेटल्स की बात करें या फिर पीएसयू बैंक्स और या कुछ आप गिने चुने डिफेंसिव काउंटर्स की बात करें, तो मेरा मानना है कि थीम के तौर पे वहीं पे फोकस करना चाहिए। शुरुआत के तौर पे दो काउंटर्स की यदि आप बात करना चाहेंगे तो पहला तो मैं नाम जिक्र करूंगा हिंदुस्तान जिंक। लगातार हम सजेस्ट कर रहे हैं और अभी इस लेवल पे जो कन्विक्शन है वो इंटेक्ट है। मेरा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। जिनके पास है वो भी रखे, जिनके पास नहीं है वो भी ट्रेलिंग सपोर्ट से पोजीशन बनाए। एज ऑफ नाउ यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 672 का, अपसाइड में 715 तक के टारगेट हिंदुस्तान जिंक में मिलने चाहिए। जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर की रैली चल रही है, सिलेक्टिव जिंक कॉपर के काउंटर और मेटल के काउंटर में मोमेंटम बरकरार रहेगा। दूसरा ट्रेड आप देखोगे तो वो हिंदुस्तान कॉपर रहेगा। हिंदुस्तान जिंक और कॉपर दो ट्रेड हो गए। और एक मैं यहाँ पे चुनना चाहूंगा जेके टायर। यहाँ पे काफी अच्छा सेटअप और सबसे बड़ी बात है पिछले 19 दिनों में एक तरफ तो मार्केट गिरा है और दूसरी तरफ ये काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा है। मेरा मानना है कि किसी भी दिन फॉलो बाइंग आई तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। रेजिलियंस कंटिन्यूसली यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम फोकस रखने की सलाह देंगे। 496 के सपोर्ट से यहाँ पे लगभग 540 तक के टारगेट बनेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर के साथ जेके टायर, ये 2-3 सिलेक्टिव पिक रहेगी। और ऐसे मार्केट में या तो आप हेवीवेट्स काउंटर की तरफ जाओ या सिलेक्टिव थीम वाले काउंटर की तरफ जाओ, तभी बाजार में आपको रिटर्न मिलेगा। चंदन जी गुड आफ्टरनून। कोई फ्लाइट लेनी है क्या? पूरे शो की पिक्स एक साथ ही निपटा के जाने का इरादा है? एक्चुअली अनुज जी मैं 3 दिन बाद आया हूँ शो पे, 2-3 दिन के वेकेशंस में था, तो मेरे को लगा एक साथ में जो स्टॉक्स मेरे ध्यान में सब जिक्र कर देता हूँ, तो उसी जल्दी में साइड में जिक्र कर चुका। अरे वाह, ये अच्छा है। 3 दिन की छुट्टी से आया तो 3 पिक्स दे दिए। सही है वैसे चंदन जी, बहुत सही आपकी स्ट्रैटेजी लगी वैसे मुझे। 3 दिन की छुट्टी से आए तो बिरो 3 पिक्स आ गई, ठीक है चलिए। लेकिन बाकी पिक्स भी लेंगे हम आपसे शो के दौरान, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। अच्छा एक मीन मौका बहुत है, अभी तो बहुत मौका मिलेगा। हाँ अभी तो बहुत मौके मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। धनलक्ष्मी बैंक के नंबर्स आए हैं, छोटा मोटा स्टॉक है तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। मैं लेकिन एक बार एक स्टॉक देखना चाहूँगा ट्रेंड का, पर ट्रेंड लेकर आइए ज़रा, और इसका 52 वीक हाई और लो की प्लेट दिखाएंगे ज़रा एक बार। क्या है इसका 52 वीक लो? आज ये 3693 पर है ना। फायर कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब। क्या 3800 हो गया? 3800 का 52 वीक लो था, तो आज फ्रेश 52 वीक लग गया। एक इसका इस साल का चार्ट देखें जरा एक बार। कितना गिरा है इस साल में? पूरी मार्केट गिरी है वैसे तो खैर, लेकिन 13% शायद गिरा है। ओहो 10.5% एक महीने में। और एक साल में कितना गिरा ये ट्रेंड का स्टॉक? अरे बाप रे, बुरा हाल है, फंसे हुए हैं लोग। क्या करें इसमें चंदन जी? तो काफी गिरता जा रहा है वन वे स्टॉक। बिल्कुल, देखिए काउंटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वीक है किसी भी एंगल में देखिए, चाहे आप रिलेटिव रोटेशन ग्राफ देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखें या फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस की बात करें। लास्ट ईयर भी काफी बड़ा सेल ऑफ था, इस बार भी सेल ऑफ कंटिन्यू है। मेरा मानना है कि ये जो बिटन डाउन नेम है उनमें रिकवरी काफी टफ होगी, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर बिगड़ा है, अंडर परफॉर्मर काउंटर में रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो फिलहाल तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी, बट यदि किसी के पास है तो क्या करे, उनको यही सलाह रहेगी कि कोई भी उछाल आता है 4000 से 4200 के बीच में, तब वहां पे निकलने के मौके ढूंढे। ओके अच्छा, ट्रेंड पे ये बात हो गई 3765 पे। चंदन एक बार बताइएगा कि कुछ हाइडिंग प्लेस या फिर जिसे कहते हैं आप रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये कुछ एफएमसीजी पॉकेट्स में नजर आ रही है क्या? फॉर इंस्टेंस मैंने 2 बजे एक डाबर का जिक्र किया था, लोग डाबर क्या चला वहाँ से 2 बजे ये स्टॉक कहाँ था और अब ऑलमोस्ट डे हाई पर। हमने कोलगेट की तरफ से, नेस्ले की तरफ से अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस देखी थी, मैरी को 4-5 दिन पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था। कुछ पॉकेट्स जो कि एफएमसीजी में आपको इम्प्रेस कर रही हूँ?
बिल्कुल वीरू, जब हाइडिंग स्पेस की बात करें तो वीरू हम तो पिछले लगभग 1.5-2 महीने से बार-बार मेटल और उन काउंटर की तरफ फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड मोमेंटम। बट बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे टाइम में आप डिफेंसिव नेम पे जा सकते हैं और काफी अच्छे काउंटर्स की बात की आपने डाबर। और सबसे अच्छी बात यह कि डाबर एक लो बीटा काउंटर है, न तो कोई बड़ा डिक्लाइन आता है और न कोई बड़ी रिकवरी आती है। पिछले लगभग आप यहाँ पे 17-18 वीक की बात करें, यानी कि पिछले लगभग 7-8 महीने की बात करें, तो 480 एक मल्टीपल सपोर्ट का काम करता है और वो सपोर्ट अब शिफ्ट होकर लगभग 500 के आसपास बन रहा है और ऊपर में कहीं ना कहीं 540 तक का स्विंग दिखा सकता है। तो डाबर में एक रेंज बाउंड बायस बन सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 504 के सपोर्ट से एक बार के लिए 535 तक की रिकवरी यहाँ पे बन सकती है। उसके अलावा आप देखोगे तो दूसरे काउंटर है, वहां पे भी नजर रख सकते हैं। बट आईटीसी का जो ब्रेकडाउन हुआ था उसने पूरे सेक्टर के चार्ट को बिगाड़ चुका है, तो इसके लिए ओनली सिलेक्टिव चुनिंदा काउंटर में रहे और मेरे हिसाब से डाबर एक अच्छा पिक हो सकता है इन एफएमसीजी स्पेस। नेस्ले का सेटअप अच्छा है बट 3 दिनों से वीकनेस है, इसको थोड़ा सा और डिक्लाइन आके सपोर्ट लेगा तब रिकवरी बनेगी। बट यस, एक दो डिफेंसिव और एफएमसीजी काउंटर को चुना जा सकता है थोड़े से पॉजिटिव रेंज बाउंड बायस को प्ले करने के लिए। ओके, चलिए फटाफट धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे मानस जी से, चंदन जी से और आशीष जी से। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए इरिडा के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। इरिडा में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो इसका 127 वाला पुट ऑप्शन जो ₹2.35 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹5 के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है, किस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इरिडा का पुट लेना है। आशीष कयाल जी, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर HAL में, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक में एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ नजर आ रहा है और मोमेंटम नीचे के साइड पिकअप हो सकता है। तो 4300 का जो पुट ऑप्शन है वो करीबन अभी 100 रुपए के आसपास चल रहा है, उसको बाय किया जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है करीबन 65 रुपीज का और टारगेट यहाँ सर जो ऊपर में देख सकते हैं वो 160 रुपए का देख सकते हैं। ओके, HAL की पुट 4300 की पुट आपको बाय करनी है और इस पुट में आप एग्जिट देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वाइट शेड हो रहा है, यानी जिन्होंने पुट बेची हुई थी वो बाहर निकलते हुए। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? बिल्कुल, मैं पुट की तरफ जाऊंगा। देखिए एस्ट्रल में वीकनेस है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन हुए हैं, उससे पहले शॉर्ट्स के बिल्टअप हुए थे, तो लग रहा है कि 1300-1280 तक की डिक्लाइन बन सकती है। नेगेटिव प्राइस स्टक के साथ एक मल्टीपल मंथ्स के ब्रेकडाउन है, काउंटर को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, तो आई बिलीव वीकनेस जारी रहेगा। एट द मनी के आसपास का यानी 1340 का पुट खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 20 रुपए के आसपास ये पुट चल रहा है, खरीदें। सपोर्ट रहेगा 13 का, ऊपर में लगभग 33 रुपए तक के टारगेट एस्ट्रल का 1340 का पुट दिखा सकता है। ओके, एस्ट्रल का पुट लेना है। ऑप्शंस में चंदन जी की पिक हो गई। मानस जी ने भी ट्रेड्स के वक्त इसमें बिकवाले की राय रखी थी, तो ये एस्ट्रल, हैल और इरिडा, इन सब के पुट लेनी है आपको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल के AMC से जुड़े कुछ शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर हो क्या रहा है ये और क्यों हो रहा है, इसकी तस्वीर समझाने के लिए आशीष वर्मा जी मौजूद हैं स्टूडियोज में। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, और बताइए आखिर क्यों टूट रहे हैं इन सबसे जुड़े स्टॉक्स? शेयर बाजार बंद होने की बात सोच रहे हैं, ये सुबह की बात कर रही हैं। खैर अच्छा, मिड कैप्स में वैसे पेन था, अब तो काफी हद तक रिकवरी आई है, पर एक थ्रेड था सारे मिड कैप्स में जो पेन आ रहा था, एक कड़ी जोड़ रही थी। दरअसल बस था सुबह से और उसके बाद एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आया कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में सीनियर लीडरशिप का मूवमेंट हो रहा है। अनाउंस किया गया कि जो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के करंट CIO हैं निकेत शाह साहब, वो एक नए रोल में मूव करते हुए नजर आएंगे। और जब पेन आ रहा था तो आज पेन का पोस्टर बॉय कौन सा स्टॉक था? कल्याण ज्वेलर्स। डबल डिजिट फॉल देखने को मिला था। इंटरेस्टिंगली इसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड करीब 9% से ज्यादा हिस्सेदारी ओन करता है। ये जो मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का, उसका करंट AUM पड़ता है 37,000 करोड़ रुपीस का। उस AUM का तकरीबन 8% के आसपास इस स्टॉक में डिप्लॉयड है। ऐसे ही परसिस्टेंट सिस्टम्स, आपको याद होगा सुबह चर्चा हो रही थी कि नतीजे डिसेंट हैं, इनफैक्ट एडजस्ट करें तो अच्छे हैं। ये स्टॉक एक समय 4% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था, अभी भी 2.5% की कमजोरी है। और यही मिड कैप फंड इनका यहां पर भी 6% हिस्सेदारी ओन करता है। और इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम इनके मिड कैप फंड का सबसे तगड़े एक्सपोजर वाला स्टॉक है, 10% से ज्यादा एक्सपोजर। ऐसे ही कोफोर्ज को जोड़ लीजिए इसी कड़ी में,
एक समय कुफोज का स्टॉक भी 5% के आसपास कमजोर था। मेरे ख्याल से अभी भी अच्छी खासी कमजोरी के साथ ही कुफोज ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। इनके मिड कैप फंड के कुल AUMs का तकरीबन 8 से 9% के आसपास का एक्सपोजर कुफोज में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज की कहानी नहीं है, आज भी दबाव में था और डिक्सन तो पिछले कई दिनों से बहुत प्रेशर झेल चुका है। आज भी ये दिग्गज स्टॉक 3%, 3.5% एक समय कमजोर हो चुका था। इंटरेस्टिंगली इनका ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहां पे भी 4% हिस्सा ओन करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सब जगह मेंशन्ड है। KI इंडस्ट्रीज ऐसी एक स्टॉक उठाइएगा, 4-5% इंट्राडे में इसमें भी वीकनेस आई थी और इसमें भी उस फंड की होल्डिंग 4.5% के आसपास की। आदित्य बिरला कैपिटल 3% के आसपास का दबाव था दिन के दौरान, यहां पे भी फंड की होल्डिंग वो स्पेसिफाइड स्क्रीन पर आ जाएगी। तो जो पेन आया था ज्यादातर मिड कैप्स में और इंटरेस्टिंग नेम जो सामने आ रहे थे, उनमें सब एक कड़ी आप ब्यूटीफुली वीव कर सकते हो। अब वो कोइंसिडेंस हो सकता है जो भी, लेकिन ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा खासा दबाव दिखाते हुए नजर आए। ओके, शुक्रिया आशीष जी जानकारी के लिए। तो क्यों टूट रहे हैं ये सारे स्टॉक्स के पीछे की कहानी हम समझ चुके हैं। ओके, लेकिन मेरा सवाल अब कुछ और स्टॉक्स को लेकर है। गौरांग जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज होटल स्टॉक्स देखिए एक बार, ITC होटल्स रखिएगा स्क्रीन पर। Q3 नतीजे ठीक रहे, इंडियन होटल्स में भी आज बढ़त देखने को मिल रही है। इन पर्टिकुलर काउंटर्स में अच्छी तेजी, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में होटल इंडस्ट्री ने ही देखें अगर आप तो थोड़ा दबाव दिखाया है। आपका व्यू क्या है स्पेस को लेकर और कोई पसंदीदा स्टॉक इस स्पेस से? पसंदीदा स्टॉक की सूची में मझौली कंपनी इंडियन होटल्स श्रेया पर खरीदारी की राय है। जो अनुमान थे नतीजों को लेकर के और जो अनुमान थे रूम टैरिफ्स को लेकर के ऊपर की तरफ, बढ़ोतरी थोड़ी धीमी हो रही है। लेकिन हमारा मानना है कि ये छोटी मध्यम अवधि की दिक्कतों को दूर कर दें अगर आप, तो लंबी अवधि के लिए काफी सारे ऐसे तो कंपनीज हैं जो सक्षम और मजबूत हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा खरीदारी की राय सिर्फ इंडियन होटल्स पे, लेकिन शाले होटल्स हैं, ITC होटल्स हैं, लेमन ट्री होटल्स हैं। अगर आप इन सभी ताज जीवीके वगैरह EIH होटल्स, आप सभी की टिप्पणी अगर सुने तो बहुत सारी विस्तार योजना आने वाले 3 से 4 सालों में ये कर रहे हैं। और प्रवासी भारत को लेकर के भी अगर आप देखें तो विदेशों से जो तफरीह करने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं हमारे देश में, वो भी एक बहुत बड़ी मुहिम है। पिछले साल बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने मेडिकल टूरिज्म की भी बात की थी, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की, यानी कि SRF। नंबर्स कल आ गए थे मार्केट आवर्स में, लेकिन कॉल के बाद स्टॉक टूटा। आज सुबह हमने डिस्कशन भी किया था कि आज का शायद ये सबसे वीक नंबर रिएक्शन रहेगा। ब्रोकरेजेस के भी नेगेटिव व्यूज़ थे, लेकिन यतिन से एक बार फिर डिटेल में समझ लेते हैं कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई स्टॉक में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ब्रोकरेजेस तो स्टॉक पे अंडरवेट ही है, और अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करें तो यहाँ मैनेजमेंट ने इनका जो कोर केमिकल बिजनेस यहाँ चाइनीज कंपटीशन के बढ़ने के कारण कहा कि शायद यहाँ से जो ग्रोथ टारगेट्स इन्होंने सेट किए थे वो शायद मीट ना कर पाएँ। इनफैक्ट चाइना मार्केट से अभी भी डंपिंग जारी है और प्राइसिंग प्रेशर अभी भी मार्केट प्लेस में है। उम्मीद ये थी कि सेकेंड हाफ में चीज़ें इंप्रूव हो, लेकिन उस तरीके का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा सस्ते दामों पे डंपिंग के अलावा अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में भी एक स्पाइकअप देखा है चाइनीज़ मार्केट्स में, जिसके कारण जो एग्री रिलेटेड केमिकल्स हैं यहाँ भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो अमेरिकन टैरिफ्स हैं उससे फ्लोरोकेमिकल के कारोबार पर असर पड़ता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि BOPP और वोपेट फिल्मों में देखा है कि जो चाइना में प्रोडक्शन कट हुआ है उसका थोड़ा बहुत फायदा लोअर लेवल्स पे मिलता हुआ नजर पड़ रहा है, क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है। लेकिन क्लियरली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो ट्रेड डील सिचुएशन है, उसके कारण जो केमिकल बिजनेस है और जो ओवरऑल डिमांड है प्रोडक्ट्स की, वहां धीमापन देखने को मिला है, जिसके बाद स्टॉक में अभी 7% का आप करेक्शन देख रहे हैं। 7% करेक्शन यहाँ पर। याद रखिएगा, ये प्राइस डैमेज SRF को इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ले आया है। 21 अप्रैल 2025 के बाद एक हल्का सा टेक चेक लूँगा यहाँ पे मानस। दरअसल ये प्राइस 2671, 2680 वही है जो कि जनवरी 2025 का मेरे ख्याल से ब्रेकआउट पॉइंट था, जब ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में गया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई थिंक इन्वेस्टर या फिर वो जिसकी डीमैट पे पड़ा हुआ है या फिर होल्डिंग में पड़ा हुआ है, 2680 या 2650 के नीचे क्या प्रोजेक्शन है इस स्टॉक का? देखिए, जो प्रोजेक्शन आता है वो तो करीब 2475 के आसपास आता है, जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है, क्योंकि जितने भी बॉन्ड मूविंग एवरेजेस हैं वो ब्रेक हो चुके हैं। एक बहुत ही अहम सपोर्ट था 2775 का, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया है। आई थिंक 2475 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो
इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही बेहतर रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं आज के एक और बड़े मैक्रो क्यू की, डॉलर रुपये। जी हाँ, 4 का आज का इंट्राडे का आपने लेवल देखा, अभी भी 9165 पर। लता मैम के पास चलते हैं, जानते हैं कि क्यों आ रही है इतनी गिरावट। लता मैम गुड आफ्टरनून। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है जिस तरीके से गिर रहा है, और एक वन वे स्लाइड जो है रुपये में। हाँ, ये एक लार्ज सिंगल डे फॉल है, 0.8% फॉल। ये पिछले बार हुआ था नवंबर 21 को, जब ट्रेड सिग्नेचर होने वाला था और नहीं हुआ, और फिर मई में भी ऐसे सिंगल डे फॉल हमें देखने को मिला 0.8% का। ये कुछ नया कारण नहीं है, बस फॉरेनर्स बेचे जा रहे हैं। आप देख रहे हो 2026 के इनॉग्रेशन से ही हर दिन 4,000-3,000 करोड़ तो बेच ही रहे हैं। वो कुछ $500 मिलियन होता है। अभी लास्ट 24 आवर्स में सारे ही मार्केट्स गिरे हैं, ये ट्रंप और ग्रीनलैंड के रीज़न को देखकर। तो ऑलरेडी वीक एसेट, ऑलरेडी बेरिश एसेट, वीक नहीं कहूँगी, बेरिश एसेट पे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर एक छोटे छोटे कारण तो होते ही है। ये जो हम कहते हैं 1 मंथ अगो स्वॉप्स जो NDF मार्केट में RBI एंटर करता है, उसके दैट लीव्स अ लॉट ऑफ बैंक्स शॉर्ट ऑन डॉलर्स। वो जब मच्योर होता है वो बैंक्स खरीदने आते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया था। अगर 1 मंथ को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स RBI ने एंटर किया तो वो प्रेशर भी आज देखने को मिला। स्टॉक मार्केट तो गिर ही रहा था, तो इसलिए रीजंस तो बहुत हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमें हमेशा ये फॉल को नेगेटिव रूप में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रुपी फॉल इज ऑल्सो द सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इंडियन कंपनी के अर्निंग्स बढ़ सकते हैं। जब आप SRF की बात कर रहे हैं, उनको भी फॉरेन कंपटीशन का, चाइनीज़ केमिकल्स कंपटीशन होता है, और चाइनीज़ रेनमिनबी के ज़रिए इंडियन रुपी हैज़ फॉलन 12% ईयर ऑन ईयर। डॉलर के मुकाबले इट्स ओनली 5.5%। तो ये एक तरफ से राहत है इंडियन कंपनीज के लिए। प्रॉब्लम ये होता है जब सडन शार्प फॉल्स इन अ शॉर्ट टाइम होता है, तब वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स बेचने नहीं आएंगे और अच्छा दाम मिल सकता है। इंपोर्टर्स जल्दी से खरीदने आएंगे कि कहीं उनका हेजेस और महंगे हो जाएंगे, और इन्वेस्टर्स भी आने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको देखना होगा कि और सस्ते में आते ही वो नुकसान देखना नहीं चाहेंगे ना। तो अभी इस सबका जड़ क्या है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर अर्निंग सीजन अच्छा डबल डिजिट में चला होता तो हमें ये शायद देखने को नहीं मिलता। अभी हमको ग्रोथ के लिए ही प्रे करना चाहिए। ग्रोथ इज द बेस्ट सोल्यूशन। ग्रोथ इज द बेस्ट सोल्यूशन। शुक्रिया लता मैम। तो लेट्स सी कहाँ तक ये डिक्लाइन आएगी, लेकिन क्लियरली और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ है। ये जो इस बार की गिरावट है उसमें इंडिया क्लियरली स्टैंड्स आउट इन द वीकनेस। चलिए, डॉलर रुपी 3 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पर वापस आते हैं। मानस जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, 4 का चौका में। फिर चलेंगे चंदन जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और गौरांग जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी बताइए क्या ले रहे हैं ऑप्शन में? तो देखिए, ऑप्शन में अभी भी पुट ऑप्शन ही लेना है। SBI कार्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि SBI कार्ड ने अपने अगस्त के लोस को ब्रेक किया है। तो इसका ऑप्शन जो कि 790 का कॉल ऑप्शन है, 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 25 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, SBI कार्ड्स की 790 की पुट ऑप्शन। चंदन, आपका FNO सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप डेरिवेटिव्स में? बिल्कुल, देखिए लिमिटेड काउंटर है और उन्हीं लिमिटेड काउंटर पे हम फोकस कर रहे हैं। तो मैं तो वापस हिंदुस्तान जिंक को रिपीट करना चाहूंगा, हालांकि पहले बोल चुका हूं, बट अभी भी इसी काउंटर को FNO में खरीदारी की सलाह दूंगा। इमीडिएट बेसिस पे 680 का सपोर्ट, ऊपर में 718 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, तो हिंद जिंक पर फिलहाल ये आ गई FNO सुपरस्टार के लिए। अब आशीष कयाल जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। आशीष कयाल जी बताइए चार्ट का चमत्कार आपका। देखिए, यहाँ पर रेमको सीमेंट है, जहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड अपसाइड पे मिल सकता है। थोड़ा सा रिस्की बैट है क्योंकि बाजार में दबाव बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी थोड़ी सी बनती है तो रेमको सीमेंट आउट परफॉर्म कर सकता है। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट है रेमको सीमेंट पे 1140 का है, और स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाना होगा 1040 का लगाना होगा। रेमको सीमेंट। चलिए, अब गौरांग जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी बताइए। तो मिड कैप फंडा के रूप में, क्योंकि
बजट भी आ रहा है और रक्षा क्षेत्र मेरे ख्याल से अनुज भाई थोड़ा बहुत एक सुरक्षा कवच के रूप में काम आ सकता है इस प्रकार के समय में। तो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मझौली कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजीज। बुनियादी तर्क के आधार पर एमटार टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय है। बजट में भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से मेरे ख्याल से कल या परसों लक्ष्मण जी टिप्पणी कर रहे थे, बजट में आवंटन होगा रक्षा क्षेत्र के लिए और एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है इसके पास और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए इनका जो अनुभव है वो भी सर्वोच्च स्तर पर है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, एमटार टेक मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक हो गई। अब एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। सस्ता ऑप्शन लिया था हमने मानस जायसवाल जी से। एसबीआई कार्ड की पुट लेनी है आपको, 790 की टारगेट है 25, स्टॉप लॉस 5 का मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पसंद आ रहा है चंदन तापड़िया जी को। हिंद जिंक सुझाया इन्होंने, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। अच्छे मूव्स यहाँ से भी और मिलेंगे आपको, तो 718 की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 680 का स्टॉप लॉस लगाइए। आशीष ख्याल जी कह रहे हैं कि सीमेंट एज ए स्पेस अच्छा कर रहा है, तो रैम की सीमेंट्स 1140 की टारगेट है, 1040 का स्टॉप लॉस लगाइए। और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी को एमटार टेक, रक्षा क्षेत्र जो है वो सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा उनका मानना है, तो डिफेंस एज ए स्पेस रहेगा रडार पर। और कुछ काउंटर्स इनफैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे। इन्फोसिस से जो विकास जी ने कही थी बात की, यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो इन्फोसिस थोड़ा रिकवर हो रहा है निचले स्तरों से। जेएसडब्ल्यू स्टील ये पर्टिकुलर काउंटर भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, और कल निफ्टी में इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे आएंगे और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है रिजल्ट से पहले। वही वायदा में देखें तो डीएलएफ, कोफोर समेत 12 कंपनीज के नतीजे आने हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, बताने के लिए जुड़ रहे हैं दोनों आशीष चतुर्वेदी जी से समझेंगे डीएलएफ और इंडिगो के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताइए आशीष। बिल्कुल, इंडिगो के नतीजे सबसे पहले अगर आप देखें तो ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। हालांकि जो दिसंबर में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था, थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर है, लेकिन अब खास बात है कि अगर आप मुनाफे को देखें तो 10% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो मार्जिन 26.8% के पिछले साल थे वो घटकर 25.3% देखने को मिलेंगे। एबिटार देखा जाता है, एविएशन कंपनी है, तो इसमें तो लगभग ना के बराबर का चेंज है, बिल्कुल फ्लैट है। और रेवेन्यू में देखें तो 7% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। जो पैसेंजर लोड फैक्टर है पूरी तिमाही का, ये तकरीबन 87% के आसपास है, जो कि अगर आप पिछले साल भी देखें तो ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल पर देखने को मिला था, 87% पर। और साथ में अगर आप देखें तो जो एवरेज फेयर्स हैं ये तकरीबन 6110 के हैं। ये सीक्वेंशियल तौर पर अगर आप देखें तो बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर आप 15 डे फॉरवर्ड बुकिंग के लिहाज से देखें तो जो पिछली तिमाही के मुकाबले ग्रोथ है 26% की है, तो ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन ज़रूर आपको नंबर्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही है कि ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं। अब रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ की बात करते हैं। इस तिमाही में ज़्यादातर कुछ हुआ नहीं है, एक्चुअली नए लॉन्चेस मिसिंग है। गाइडेंस ज़्यादातर अगर आप देखें तो डीएलएफ अचीव ही कर लेता है, लेकिन की मॉनिटरेबल तो गाइडेंस ही रहेगी। अब दिक्कत की बात यह है कि अगर आप ब्रोकर्स के एस्टिमेट देखें तो बहुत ज़्यादा वाइड है। इनफैक्ट मैं एबिटा के एस्टिमेट्स देख रहा था, आप इसकी रेंज देखिए कि कोई 465 करोड़ बताता है तो कोई सीधे 750 करोड़ बता रहा है। तो इस बार सटीक अनुमान लगाना डीएलएफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार के लिए मैं जो मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स है आपके सामने रख देता हूँ। मुनाफा एडजस्टेड तौर पर फ्लैट देखने को मिलेगा। मार्जिन 30% के आपको देखने को मिल सकते हैं। एबिटा लगभग 750 करोड़। वही बात है कि अब एबिटा कहाँ पर आएगा कहना मुश्किल है। टॉप लाइन में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे हमने देखा था कि सिग्नेचर ग्लोबल ने अपनी प्री सेल्स की गाइडेंस को घटाया था, तो डीएलएफ अगर कोई चेंज करता है तो ये सबसे ज़्यादा की मॉनिटरेबल रहेगा। नंबर्स में कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। नंबर में कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। चलिए अब आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि कोफोर्ज के नंबर्स कैसे रहेंगे। आशीष बताइए। जब इस रिजल्ट सीजन का आगाज होने वाला था तो ज़्यादातर ब्रोकरेजेस फिर से कह रही थी कि सबसे अच्छे आईटी में अगर किसी के नंबर्स आने तो कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट के आने। पर्सिस्टेंट ऑलरेडी आ गया, आज सुबह ही हम लोग बातचीत कर रहे थे और वाकई एक्सपेक्टेशन से बेहतर ग्रोथ डिलीवर करी है। जहां तक कोफोर्ज की बात है, लास्ट 2 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस गजब कर रहा है और इस क्वार्टर में भी 3 से 3.25% के आसपास सीक्वेंशियली कांस्टेंट करेंसी में उछाल देखने को मिलेगा। क्यों थोड़ा सा ठंडा हो रहा होगा? क्योंकि सीजनैलिटी, बीएफएसआई इंपॉर्टेंट है इनके लिए और बीएफएसआई में फरलॉज होते हैं इस Q3 में, उसका असर होगा, जिसके चलते आप देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा होगा। मार्जिन पिछले क्वार्टर में 14% के आसपास थे, 14% थे इनफैक्ट अच्छे उछाल के बाद। इस क्वार्टर में 70 से 100 बेसिस पॉइंट यानी कि तकरीबन 1% तक मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे
और मार्जिन्स के कॉन्ट्रैक्शन के पीछे बड़ा रीजन होगा क्योंकि ये कर्मचारी के वेतन बढ़ा रहे हैं, वेज हाइक्स, उसका इंपैक्ट होगा। पर बहुत हद तक क्या है, इनके वो जो ईसॉप खर्च वगैरह थे वो इस बार रिड्यूस्ड होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रुपए में जो कमजोरी आई है तो वेतन में बढ़त का असर उसे थोड़ा काफी हद तक निगेट कर देंगे, इसलिए सिर्फ 70 से 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर रहे होंगे। मुनाफे का आकलन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हो सारी की सारी आईटी कंपनीज लेबर कोड के लिए प्रोवाइड फॉर कर रही हैं, तो कहना मुश्किल होगा, पर इस पर अब बाजार फोकस कर नहीं रहा है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तक ही बाजार का फोकस है। डील विन स्ट्रांग रही है, 500 मिलियन डॉलर्स के रन रेट लास्ट 2 क्वार्टर में रहे, डील विंस पे नजर रहेगी। असल में कोफोर्ज ने कहा था कि इस साल 20 लार्ज डील्स हम साइन करेंगे और इनफैक्ट एक्चुअली पहली छमाही में Q1 और Q2 में 10 लार्ज डील्स साइन कर चुके हैं। तो लार्ज डील्स पे खास तौर पे नजर रहेगी और नजर कहां रहेगी? इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ मोमेंटम पे नजर रहेगी, इनके इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए थे, खास तौर पे इनकोरा का इंटीग्रेशन कब हो रहा होगा, किस हद तक ईपीएस एक्रेटिव होगा, बीएफएसआई में किस तरह की पोजीशनिंग और आउटलुक है। पर ये सब कहने की बातें, स्ट्रीट कंसर्न्ड है क्योंकि ये काफी केपेक्स हेवी एक्विजिशंस कर रहे हैं, कैश फ्लोज कूल ऑफ हो रहे हैं, ऐसे में फाइनेंशियल्स की स्थिति आगे कैसी रहेगी ये इंपॉर्टेंट है। और सब सुनना और जानना ये चाहेंगे कि मिड कैप आईटी में अब तक जो कोफोर्ज आउट परफॉर्म कर रहा था आगे भी कर पाएगा या नहीं, उसके सटल क्यूज कमेंट्री में इंपॉर्टेंट। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे प्रोस्पेक्टिव से बात करने के लिए। गौरांग जी, आपने देखा, आई मीन कोफोर्ज मेरे ख्याल से 11 दिसंबर से पहले, आई मीन मिड ऑफ दिसंबर से पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप इन मिड कैप आईटी, बट इनकोरा के अनाउंसमेंट के बाद से ही जो प्राइस डैमेज था वो इस वक्त इसको मिड कैप आईटी में टेक्निकली सबसे वीक स्टॉक्स की श्रेणी में रख रहा है। आपका सेंस क्या कहता है? आई मीन इस वक्त इस प्राइस पे आपका आउटलुक मिड कैप आईटी के कोफोर्ज इस स्क्रिप पर? वीरेंद्र, देखिए, एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारी बातें बाजार में हुई और हमें भी थोड़ी बहुत चिंताएं थी। पहले एज अ डिस्क्लोजर कोफोर्ज पर हमारी खरीदारी की राय थी, लेकिन ये जो एक्विजिशन की बात चल रही है और जो नतीजों का सिलसिला चल रहा है उस कारणवश इस कंपनी को हमने रिव्यू में रखा हुआ है फिलहाल। तो रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ कंपनियां जो छोटी या मझौली श्रेणी में आती है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है वो है साइंस लिमिटेड और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये जो करेक्शन आया है जिसकी वजह से दबाव बिल्कुल है, लेकिन अगर विकल्प के रूप में निवेश करना है तो केपीआईटी टेक, छोटी मझौली कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग हैं हमारे स्टूडियो में। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या तंग कर रहा है मार्केट को, क्योंकि हमारी मार्केट क्लियरली सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है इस समय, और अब आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर? अनुज जी, गुड आफ्टरनून। जी देखिए, इंडियन मार्केट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो कि हम सबको ये पता है कि जो ये फंड्स हैं ये एफआईआईज़ के ही फंड्स ऑल ओवर द, स्पेशली अमेरिकन एफआईआईज़ के फंड्स ही ऑल ओवर द वर्ल्ड लगते हैं। तो क्योंकि इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, ये एक चीज़ है जो मार्केट को ट्रबल कर रही है, जिस कारण जो एफआईआईज़ है नहीं है। पर इसका फंडामेंटल रीज़न एक और भी, अगर हम देखें हमारी जो मार्केट्स हैं वो कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स जहाँ पे रिलेटिव चेंज अब अच्छा है, जैसे ताइवान, जापान, कोरिया, चाइना, इवन चाइना, इन लोगों से बहुत महंगे हैं हम। स्पेशली हमारा जो स्मॉल एंड मिड कैप, हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी तो ये दिख रहा था कि इंडियन स्मॉल और मिड कैप कंपैरेटिवली टू इंडियन लार्ज कैप्स ही महंगा है। और जब हम ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो ब्रॉडर इंडाइसेस में हमारे पैसा लग नहीं रहा है। अगर मैं एक फैक्ट जो मैं बहुत जनरली रेगुलरली ट्रैक करता हूँ कि अगर हम एक सिंपल बीएसई मिड कैप, बीएसई स्मॉल कैप को सेंसेक्स से डिवाइड करें तो इसकी जनरल रेशो जब भी ये 0.3 के आसपास आया है तो वहाँ से स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में बहुत लंबा और सस्टेनेबल बुल मार्केट आया है। और जब भी ये 0.6 के पास गया है, जैसे 2008 में गया था या 2018 में गया था या 2012-13 में भी एक बार गया था 11 में, तो वहाँ से एक इनमें प्रेशर रहा है।
तो अभी भी अगर हम बात करें तो ये 0.58 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अभी भी उतने, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाँ इनमें अच्छा टाइम एंड प्राइस करेक्शन दोनों आ गया है, हमें लगता है स्मॉल कैप्स में अभी भी अट्रैक्शन मार्केट का नहीं रहेगा। सेल ऑन राइजेस के लिए अलग अभी भी 5-6 महीने लग सकते हैं बिफोर एक फाइनल रैली के जहाँ पे चलें। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें या इंडिया लार्ज कैप्स की बात करें, तो अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है। और स्पेशली आज जैसे कैपिचुलेशन हुई सुबह मार्केट में, तो लगता है यहाँ से एक अच्छा, अब आज बन जाए 2-4 दिन में बजट के आसपास फिर से यहाँ का लो निकाल के 24,600 के आसपास बना लें, हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा बेस बना के बाजार एक नेक्स्ट रैली अपनी रिज्यूम करेगा। ओके अनुराग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपने कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ज़्यादातर स्मॉल कैप को लेकर आप थोड़ा नेगेटिव हैं, लेकिन निफ्टी में ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप। तो सवाल अहम ये बड़ा यही कि पैसे बनेंगे कैसे इस मार्केट में। लार्ज कैप में अगर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो वो कौन से स्टॉक्स या स्पेसेस अभी लगते हैं आपको जो इस गिरावट में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि मुनाफे में तब्दील हो? देखिए, एक तो जी जो अनुज सर की फेवरेट है कि निफ्टी ETF के ये फ़ैन हैं, इन्होंने मार्केट लोगों के बहुत अच्छे पैसे बनवाए हैं कि निफ्टी ETF एक बहुत बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। तो अगर आप देखिए निफ्टी में हमें यहाँ से जो आज का लो लगा, हमारा जो टेक्निकल डेस्क है उसमें हमें 1% से ज़्यादा का अगर वापस आ भी जाते हैं तो 1-1.25% से ज़्यादा का लो नहीं लगता। तो हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो निफ्टी ETF एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं कि वैल्यू मार्केट में कहाँ पे है या जहाँ पे साथ में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के आप रिजल्ट्स देखिए इस बार, ओवरऑल द एंटायर पब्लिक सेक्टर बैंक बास्केट इज़ अप अराउंड 31%। तो क्या है कि पिछले फाइनेंस को हम कैसे देखते हैं, एक लेमैन को अगर समझाना हो अनुज जी के पिछले 10 साल में जिसने लेंडिंग करी है, प्रॉब्लम उसी को आ सकती है। जिसने लेंडिंग करी नहीं, वो तो अपनी अब बुक्स बनाएगा और आने वाले टाइम में डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लेंडिंग प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेगा। तो अभी तो ये बुक्स बन रही हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो हमें कहीं लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नई NBFCs और नए प्राइवेट बैंक्स जो हैं, जो अपनी बुक्स अभी बना रहे हैं, उनका अभी भी आने वाले साल, 1.5 साल 2 साल के लिए जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो ठीक रहनी चाहिए। और इसके अलावा मैम हमें थोड़ा ये लगता है, अब इसमें थोड़ा बायस भी हो सकता है, सो बिलोंगिंग टू द स्टॉक मार्केट सर्कल हमारी बातों को हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिएगा, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल। बट जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं जो इक्विटी FD कल्चर से इक्विटी कल्चर की तरफ शिफ्ट आया है, ये एक बहुत रियल वो है। तो अब अगर आप एक नॉर्मल लेमैन से बात करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि देखिए मैं रिस्कीएस्ट बैंक में भी इन्वेस्ट करूंगा तो 7% पे कर दूंगा, 7% में मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2.5% सरकार ले जाएगी, तो मुझे 4.5% मिलेगा। 4.5% तो मैं आर्बिट्राज फंड से, डेट फंड से, इक्विटी का कॉम्बिनेशन, बैलेंस्ड फंड से कहीं ना कहीं कमाई लूँगा। तो अब जो एक डर था स्टॉक मार्केट का जो लोगों में पहले होता था, जिसलिए FD कल्चर ज़्यादा होता, वो नहीं है अब। तो अब कहीं ना कहीं जो इनफ्लो या जो पैसा आ रहा है AMCs के पास या डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये सब ठीक है। कहीं ना कहीं हमें एक्सचेंजेस भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब तक हमें ऐसा लगता है NSE का IPO नहीं आता, तब तक ये जो AMCs एक्सचेंजेस हैं, इनकी वैल्यूएशन जो डिस्कवरी है, ये चलती ही रहेगी। अनिरुद्ध जी, 1-2 थीम्स जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, अभी आपके आने से पहले भी ये प्रश्न मैंने दागा था, पूछा था इसी कार्यक्रम में एक मेहमान से, जिनकी ग्रोथ को लेकर बाजार बहुत आश्वस्त था। जैसे आप होटल्स को देखिए, आप हॉस्पिटल्स को देखिए, ये दो थीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई मीन इवन टिल अक्टूबर। उसके बाद प्राइस डैमेज और सीवियर प्राइस डैमेज अच्छा खासा, आई मीन 20, 22, 30% स्टॉक रिट्रेस हो चुके हैं। इन दोनों थीम्स पे आपका टेक क्या है? सर, ये ऐसा लगता है कि देखिए हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये दोनों थीम्स है अच्छी पर महंगी हैं। द ओनली प्रॉब्लम इनके साथ जो आ रही है कि क्योंकि मार्केट को, जैसे आपने बताया, अक्टूबर तक और कुछ नहीं मिला तो इनकी वैल्यूएशन बहुत महंगी कर दी गई। तो मार्केट अब ना बहुत स्मार्ट हो चुका है और महंगी चीज़ से सस्ती चीज़ जहाँ पे उसको थोड़ा भी रिलेटिव चेंज दिखेगा, शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगाता है। इतने में किसी को डिस्कवरी आती है, इतने में किसी को एहसास आता है, उससे पहले प्राइस डिस्कवरी कर देता है मार्केट। तो हमें इस चीज़ के लिए अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दैट वी हैव टू लुक कि
कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाले टाइम में जो रिलेटिव चेंज है वो आ सकता है। तभी हम रिलेटिव चेंज पे फोकस करते हैं कि कुछ फंडामेंटल चीज़ को देखें जिसकी वजह से हमें ये समझ आए कि ये जो फंडामेंटल चेंज है ये ख़त्म नहीं होने वाला है। बस साथ में ये चीज़ तो ऑफ कोर्स रखनी पड़ती है कि जो आप सेक्टर या स्टॉक या ग्रुप ले रहे हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशंस पे ना हो। केमिकल स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है आज, SRF UPL दोनों में। यहाँ क्या व्यू है आपका? देखिए जी, हमारे पास वैसे केमिकल्स का एक भी स्टॉक नहीं है इस टाइम पे पोर्टफोलियो में, लेकिन क्योंकि हम एक थर्ड रन में हैं मार्केट के, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें कमोडिटीज़ ठीक ही रहती हैं। तो हो सकता है इस करेक्शन के बाद हम एक केमिकल्स में फॉर्मेडेबल बेस बनते हुए देखें। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स हमें कोई कहीं से भी कोई अट्रैक्शन अगर हम ढूंढना चाहें, कोई रिलेटिव चेंज ढूंढना चाहें केमिकल्स में, तो हमने पूरे इस बार के रिजल्ट सीजन में हमें कहीं भी कुछ दिखा नहीं। अनटिल अनलेस आप बहुत ही सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स कोई कर रहे हैं या कोई सुपर स्पेशलिटी फूड इंटरमीडियरी कर रहे हैं, वरना हमें मिल नहीं पाया केमिकल्स में इस बार कुछ भी कि हम ये बोलें कि हाँ यार ये चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंज हो रही है केमिकल्स में। ओके ठीक है, केमिकल्स में कुछ मिला नहीं। आईटी में हमेशा आप नेगेटिव रहे हैं अनिरुद्ध जी। लगातार मैं ये प्रश्न पूछती हूँ आपसे। परसिस्टेंट सिस्टम, LTI, माइंट्री के नतीजे आए, नंबर उतने खराब नहीं थे, हालांकि क्योंकि मार्केट ही खराब है तो वैसे ही रिएक्शन। अब आईटी पर थोड़ा स्टैंड चेंज हुआ है, काफ़ी गिर गया है स्टॉक, या फिर अभी भी मेंटेन कर रहे हैं आप बेरिश मोड अपना? मैम देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आईटी ने, आप देखिए अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें, और आज हम सब ये चीज़ मानते हैं कि ये इंडियन मार्केट्स में हम कभी भी 92 से लेके अब 91 से लेके अब तक का मेरा पूरा स्टडी है, बीन इनटू द मार्केट फॉर 17 ईयर्स, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो लीडिंग सेक्टर है वर्ल्ड का वो हमारे पास ना हो। तो जैसे इस बार रोबोटिक्स और AI जो वर्ल्ड का लीडिंग सेक्टर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो बनी है एनवीडिया, जो इसमें बनी है, चिप्स में बनी है, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी IT इस चीज़ को लैग ही करती रह गई। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना कैपिटल रिच होने के बाद, इतना फंड रिच होने के बाद, व्हाट वी आर डूइंग इज गोइंग आउट एंड बाइंग आवर स्टॉक बैक रेदर देन इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इनोवेशन इंडियन IT पर्सिस्टेंट सिस्टम के मैनेजमेंट से, वो तो कह रहे हैं कि बहुत ही AI और हाई टेक पर वो मतलब काम कर रहे हैं, अग्रसर उनका कदम उठाया अब कर रहे हैं जी। अब क्योंकि लेट हो गया तो अब करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे अराउंड इट। तो या तो ये तो धंधे का एक से है कि या तो आप टाइम पे कर लीजिए वरना मार्केट आपको करवा ही देगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि IT इस वजह से पीछे लगे। लेकिन अगर आप इंडियन IT की दूसरा पार्ट देखिए, जो कंज्यूमर IT प्लेटफॉर्म्स हैं या वो हैं, तो इनमें एक अच्छा वो दिख रहा है। आप देखिए ब्लिंकिट, आप देखिए ये पेटीएम जैसी कंपनीज, ये बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो इनकी मैनेजमेंट्स हैं ये फ्यूचर लुकिंग है। तो हमें रेदर देन ट्रेडिशनल IT कंपनीज, हमें जो इंडियन न्यू एज IT कंपनीज हैं, कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें वो कहीं बेटर लगते हैं इनसे। लेकिन हम ऐसे IT के बेरिश भी नहीं है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वैसे भी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं क्लोज की तरफ, फिगर्स को देखते हैं निफ्टी की, इंडस्ट्रीज की। निफ्टी 25,155, तो जो डैमेज कंट्रोल हुआ वो अभी तक कायम है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अनुज, रिकवरी है और रिकवरी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अगर आप डे लो से देखें तो ऑलमोस्ट ये एक सब्सटेंशियल रिकवरी। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग और कल के लिए व्यू? देखिए वीरू, ये मार्केट का नॉर्मली रूल होता है, जब इस तरीके के मार्केट इंटरडे लो बनाता है, मार्केट उसको वापस टेस्ट करता है। आई थिंक यही बात मैंने पिछली बार भी कही थी। जब पिछली बार हमने एक इंटरडे लो बनाया था, आई थिंक तब हम करीब 25,800 के करीब का था। ये 24,900 का ये जो लो बनाया आज का, एक बार वापस चार्ट रख दीजिए। ये इन ऑल लाइकलीहुड, इन ऑल प्रोबेबिलिटी मार्केट एक बार वापस टेस्ट करेगा 24,920 का जो लो है। लेकिन इशू क्या है कि जैसा आपने बोला कि अभी एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी मूव आया, थोड़ा उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अभी न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कोई पोजीशन कैरी करने के लिए। टेक्सचर वीक है, जहाँ पर भी ये रिकवरी फील होगी, हो सकता है 25,300, 350 तक एक बार के लिए एक्सटेंड हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन आज का लो टूटने का रिस्क काफ़ी हाई है, और उसका मेन कारण मैं दे रहा हूँ आज बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन। जब लीडिंग इंडेक्स गिरने लगे तो कहीं ना कहीं आपको संभलने की ज़रूरत है। आज बैंक निफ्टी देखिए 59,500 के नीचे 59,000 तक कोई सपोर्ट नहीं था, ये हमने बात की थी सुबह। अब 58,800 पर आ गए हैं, यहाँ पर 58,000 भी ओपन हुआ है, तो इसके लिए एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहेगा। तो अभी नो ट्रेड। एक ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो थोड़े से पुट ऑप्शन ले लें मंथ एंड के, और अगर मार्केट में कल बाई चांस गैप अप आ जाए तो उसमें और ऐड कर लें।
लेकिन वो हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए। चलिए यतिन के पास चलते हैं कुछ डीलिंग रूम फीडबैक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस पे हैं उनमें सबसे पहले इंडसइंड बैंक का अच्छी रिकवरी है लोअर लेवल से, और डीलर्स की अगर आप माने तो बैंकिंग स्टॉक्स में डीलर्स को लगता है कि सिलेक्टिवली तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है, और 930-940 के लक्ष्य के साथ इंडसइंड बैंक में डीलर्स खरीदारी करने की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और मेटल्स में से टाटा स्टील ये काउंटर है जहां आज भी 20 DMA से काउंटर ने सपोर्ट लिया है। डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली 190-95 के टारगेट्स यहाँ भी वो देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड पे आज ऐड होता हुआ आपने देखा टाटा स्टील में, तो ये एक स्टॉक है मेटल पैक में से जहां डीलर्स अपने सिलेक्टिव क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक डीलर्स यहाँ पर BTST की राय दे रहे हैं। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पैनल की राय क्या है वो जान लेते हैं। बताइए चंदन जी, किस साइड हैं आप? बिल्कुल, मैं सिटी यूनियन बैंक पे फोकस करूंगा जहां पे सेटअप पॉजिटिव है। अभी जो 5-7 दिन पहले गिरावट हुई थी उसमें 260-261 के बॉटम बने थे, और उससे पहले भी लास्ट टाइम 260-62 के बॉटम बना के काउंटर ने 300 तक की उड़ान भरी थी। वीकली और डेली सेटअप पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशन के साथ एक बेस फॉर्मेशन पिछले 7-8 दिनों से बन रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इंटेक्ट रहना चाहिए। रोल रिवर्सल जैसे प्राइस पैटर्न बन रहा है। 275 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। 290 तक के टारगेट CUB यानी सिटी यूनियन बैंक में बनने चाहिए। सिटी यूनियन बैंक में अग्रेसिव टारगेट्स। गावा सर, आपका क्या कर रहे हैं कल के लिए? एक्चुअली मैं वही करूंगा जो कल किया था BTST में और आज सुबह 7 o'clock दिया था, वो है डालमिया भारत। इसमें अब भी स्ट्रेंथ है इतनी गिरावट के बाद। ट्रेड करा 2232 पर डालमिया भारत। सबसे पहले स्टॉप लगाएंगे 2200 का, 2205 का, ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से 2250 में पहला टारगेट था, अब 2300 भी पॉसिबल है डालमिया भारत। ओके, डालमिया भारत 2230 पे अगर आप देखें कबल, मेरे ख्याल से आज सुबह भी आपने प्रकाश से यही कॉल दी थी लॉन्ग साइड पे 2230 पे। अगर आप देखें डालमिया भारत क्लोज होता हुआ, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा थर्सडे के लिए? जी, तो देखिए LIC हाउसिंग पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर अभी कुछ मिनटों पहले एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 508 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 515 के रहेंगे, और जो टारगेट है वो 495 के रहेंगे। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली की राय। और डालमिया भारत आज का स्पॉटलाइट भी था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से, और एज ए स्पेस भी सीमेंट एज ए स्पेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ। आशीष कयाल जी, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? देखिए यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड होगी एस्ट्रल में। एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की ओर बन रहा है, क्लोजिंग डीलों के पास आ रहा है, और कोई भी रिकवरी नहीं लग रही। इसने प्रीवियस सपोर्ट था जो 1370 वो भी ब्रेक कर दिया है, तो एस्ट्रल लिमिटेड पे सेल के साथ जा सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 1380 लेवल का लगाना होगा, और टारगेट जो नीचे देख सकते हो करीबन 1260 का देख सकते हैं। ओके, एस्ट्रल 3 बार इसको चुना गया, बिकवाली की राय 3 बार, और डेज लो पर थोड़ा ऊपर ही उसे बंद होने की तैयारी। लेकिन डालमिया भारत रखेगा स्क्रीन पर, डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। आज का स्पॉटलाइट था 2% अप। ऐसे मार्केट में भी 1 महीने में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं डालमिया भारत। यहाँ से और रिटर्न्स देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? ठीक है, अब नंबर्स आए हैं, नंबर्स ठीक ठाक हैं। प्रॉफिट का नंबर हल्का सा बिलो एस्टिमेट है, लेकिन बाकी नंबर्स ठीक ठाक हैं। अगला क्वार्टर इनके लिए मैसिवली स्ट्रांग होने वाला है। ये आई थिंक मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है, और आई थिंक हमारे एनालिस्ट जो हैं, जो जिनकी बात मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो इस वजह से, और बिल्कुल आपने सही कहा श्रेया, आज सुबह इसको हमने स्पॉटलाइट में भी लिया था, और देखिए इस मार्केट में भी इसने पैसा बना के दिया। अब ठीक है, कभी सही पढ़ते हैं कभी गलत पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा पैसा बना इसमें, ये अच्छी बात है। मुझे लग रहा है आगे भी पैसा बनेगा इसमें, क्योंकि सीमेंट एज अ स्पेस ठीक ठाक प्लेस्ड है, और उसमें डालमिया भारत में लग रहा है कि क्योंकि 3rd या 4th लार्जेस्ट प्लेयर है सीमेंट स्पेस में, अभी भी यहाँ पर बड़ा बनने की जगह है। चलिए बीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट बेट कैसी रही ये जान लेते हैं। बीरू? बिल्कुल अनुज, कल की तुलना में थोड़ी बेटर, और कल तो लॉन्ग्स थे ही नहीं, मात्र क्लोजिंग बेसिस पे 2 स्टॉक्स थे जिनमें लॉन्ग्स थे। आइए देखते हैं आज का हाल कैसा है। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। इस लिहाज से सबसे ऊपर अगर आप देखें तो नंबर्स आएंगे आपके स्क्रीन पे। शॉर्ट कवरिंग 44 में, लॉन्ग 17 में। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी इवन एट 25,100, मतलब इस महीने के हाई से अगर 1000 पॉइंट नीचे ये फीलिंग है तो ये फिर ख़राब फीलिंग है, और इसलिए अगर आप देखें तो आपको ये बेरिश अगर आप देखें तो सिग्नल्स जो है वो ब्लिंक कर रहे हैं। ये चीज़
डिजिट खराब है, 45 शॉर्ट्स। एटर्नल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था यहाँ पे आज। इन्फो एज, हिंदुस्तान जिंक, अदानी ग्रीन एनर्जी और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे लॉन्ग्स बिल्डअप थे। और अगली स्लाइड लेके आइएगा यहाँ पर, यहाँ थी शॉर्ट कवरिंग। स्विगी आज एटर्नल के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, ये ओवरसोल्ड था स्विगी बहुत। बाकी डालमिया भारत, अभी बात हुई थी इसकी। और डाबर ने एक अच्छा मूव दिया आज, अंतिम दौर तक सेटल रहा। सम अदर इंडियन होटल्स शॉर्ट। आज आपको हमने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताए भी थे और क्यों इस स्पेस में गिरावट थी। कल्याण, एसआरएफ सिंक हुआ नंबर्स के बाद, कमेंट्री के बाद। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, आदित्य बिरला कैपिटल, इन सभी काउंटर्स में आज हैवी शॉर्ट था और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये डिजिट्स बहुत रही हैं आज। पेटीएम, यूपीएल, एल&टी फाइनेंस, फार्मा में, सीडीएमओ में, लॉरस लैब्स और नुआमा वेल्थ है, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें काफ़ी पेन था। मानस ये लॉरस, ये प्रश्न आपको याद होगा मैंने आपसे 20 डेमा में पूछा था कि मानस एग्जिट करना चाहिए कि लॉन्ग से। अब 50, अब नाउ इट्स 989, यानी ये 100 डेमा है जिसको इस स्टॉक ने आप फ्रेंकली स्पीकिंग देखें तो कभी अप्रैल 25 के बाद तोड़ा ही नहीं। क्या व्यू बन रहा है इस पे लॉरस पे? देखिए, स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। अब जो 20 वीक मूविंग एवरेज है वो 980 रुपए है और 975 पे 100 डे मूविंग एवरेज आता है। तो अगर 975 के नीचे फिसला तो शायद गिरावट बढ़ेगी और उस केस में 875 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है स्टॉक का। ओके, यहाँ पे लॉरस लैब आपकी स्क्रीन पे आ गया। हिंदुस्तान जिंक टुवर्ड्स क्लोज एक बार देखते हैं, 2.5% ऊपर 697 पे, ऑलमोस्ट डे हाई पर। और ये इस दौर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी जुलाई 24 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करने की, मतलब क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और मैंने 2 बजे आपको एक स्टॉक बताया था, दैट्स एस्ट्रल, कि ये सिंक हो रहा है, ये कोलैप्स हो रहा है। एक बार एस्ट्रल लेके आइएगा। मानस ने यहाँ पे शॉर्ट कॉल भी दी थी और ये 1.5 के आसपास क्लोज होता हुआ। स्ट्रेंथ अगर देखें तो नंबर्स से पहले थोड़ी सी इंडिगो में दिखाई दी, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेंथ नहीं कहूँगा, शब्दों को वापस लेता हूँ अपने में। सस्टेन कर गया, ये इस सेशन को सस्टेन कर गया। बाकी अगर आप देखें और कुछ नहीं है। आज का इंट्राडे हाई था 20 डेमा। बट एक बार एक स्टॉक और लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज़। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे मूव अच्छा आ रहा है। प्रकाश सर, अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? ये वो स्टॉक है, आई मीन सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स में से जो कि अभी तक हाई ट्रेजेक्टरीज पे स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। एक डायरीमा का जिक्र हुआ, अल्ट्राटेक पे टेक क्या कहता है आपका? बाइंग मोड पर तो है अल्ट्राटेक सीमेंट, नो डाउट अबाउट इट। आज का जो लो है अच्छी जगह से बाउंस हुआ है, ट्रेड कर रहा है 12,214, स्लो चलता है। 12,000 एक स्टॉप लगाना चाहिए। थोड़ा 1-2-4 दिन वक्त दें तो 12,500 से 12,600 ये सोने वहां तक जा सकता है, क्योंकि बाय मोड पर है। जब तक ये 12,000 होल्ड करता है, आई थिंक अप मूव होने की क्षमता रखता है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट एज ए स्पेस हम जिक्र कर ही रहे थे। डालमिया भारत, रैमको सीमेंट, ग्रासिम हम पिछले कुछ सत्रों से चर्चा कर रहे हैं, सभी पे बात हो चुकी है। कुछ और काउंटर्स आज इटर्नल ने चौंकाया, काफ़ी प्री ओपनिंग में दिखा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई, लेकिन फिर जब खुले तो निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और रिजल्ट भी है। उससे पहले देखिए लगभग 5% भागा ये। आशीष ख्याल जी, इटर्नल काफ़ी वीक रहा है, हाई से काफ़ी फिसला ये, लेकिन अब कोशिश की रिस्की है अभी भी या फिर कुछ कन्विक्शन बन रहा है? देखिए, इटर्नल ने अपने प्रीवियस डे का जो लो है वो प्रोटेक्ट किया है और अभी करीबन 5% के आसपास ऊपर आया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लो बन सकता है स्टॉक में। रिस्की बैट होगा, लेकिन यहाँ पर गुंजाइश है कि वापस से हम करीबन 300 का आंकड़ा इस स्टॉक में देख सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 275 का है, अगर 275 ब्रेक करता है तो निकल जाएगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फिलहाल के लिए काफी अच्छा है, तो 275 के स्टॉप के साथ इटर्नल को लॉन्ग किया जा सकता है 300 के टारगेट के लिए। और देखिए, हम कल एक स्टॉक की बात कर रहे थे, देखिए इटर्नल का जिक्र हो गया। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज 3400 रुपये का हाई था, 1642, 1400, 1500, 1600, 1700, 1750 का रिट्रेसमेंट, मोर देन 50% रिट्रेसमेंट। चंदन, क्या लग रहा है? अब लग रहा है आपको ये 1450, 1460 की ट्रेजेक्टरी तक, जहाँ पे अब मीनिंगफुल कंसोलिडेशन था जुलाई 2023 का? बिल्कुल, गोदरेज प्रॉपर्टी में लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इनफैक्ट ये निफ्टी रियल्टी सेक्टर में भी ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। एज ऑफ नाउ आप देखोगे तो मेजर इसमें जो करेक्टिव मूव स्टार्ट हुआ था ब्रेकडाउन का, वो 2000 के नीचे हुआ और उस लेवल के बाद लगभग 350 पौने 400 पॉइंट का डिक्लाइन बन चुका है। तो स्ट्रक्चर वीक है, मल्टीपल मंथ्स के लो के आसपास काउंटर चल रहा है। इमीडिएट बेसिस पे आप देखेंगे तो हर्डल रहेगा 1600 लगभग 90 के आसपास का, नीचे में 1550 1530 तक के डाउन साइड गोदरेज प्रॉपर्टी में देखे जा सकते हैं।
ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देखे जा सकते हैं यहाँ पर कुछ अच्छे टारगेट्स। एक बार लॉरस लैब्स लेकर आइए। आज यहाँ पर भी थोड़ी सी वीकनेस है, करीब करीब 4% नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके अलावा वारी एनर्जीज, ये भी अर्निंग से पहले थोड़ा वीक है, करीब करीब 3% नीचे। वारी पर क्या व्यू होगा आपका आशीष जी, आशीष कयाल जी? एक बार जरा अगर चार्ट देखें तो देखिए, ओवरऑल जो इस स्टॉक की बात करें, वारी एनर्जी पे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए दबाव बना हुआ है, 3-3.25% से नीचे चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल की ही रणनीति अपनानी होगी। नीचे में जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आता है वो करीबन 2370 तक देखे जा सकते हैं, और ऊपर में जो हर्डल है इस स्टॉक का वो 2470 का है। 2470 पार करना और क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। ओके, काफ़ी पेन है, हर्डल भी है, तो फिलहाल तो अवॉइड की यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है वारी एनर्जीज में। केमिकल एज अ स्पेस आज 2% से नीचे टूटा। ये एसआरएफ का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस केमिकल स्पेस को ट्रैक करने में। फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स ने आज काफ़ी निराश किया आज के सत्र में। लेकिन इनफैक्ट मैं देख रही थी पीएसयू बैंकिंग स्पेस से अगर आप देखें तो फिर भी कुछ काउंटर्स ने साथ दिया है। इंडियन बैंक, यूको बैंक देख लीजिए एक बार, और सेंट्रल बैंक भी इन ग्रीन क्लोज होने में कामयाब रहे, ऐसे खराब मार्केट भी। लेकिन इंडियन बैंक पर एक राय लेना चाहूँगी। इनफैक्ट गौरांग जी, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो क्या इंडियन बैंक एक बेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और मेरे ख्याल से श्रेया जी, इंडियन बैंक एक मझौली सरकारी बैंक होने के बावजूद दिग्गज सरकारी बैंकों को और कुछ निजी क्षेत्र की बैंकों को आउट परफॉर्म किया, और उसकी वजह यह है कि इनके नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के और ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, आने वाला नया वित्तीय वर्ष जो शुरू होगा, वहां पर भी नतीजे सकारात्मक आएंगे। और हमारा आकलन ये कहता है कि बहुत बेहतरीन इनके जो निम्स हैं उसमें सुधार हो रहा है, और उसके साथ साथ ग्रॉस नेट एनपीए भी नीचे आ रहे हैं। तो इंडियन बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सब पर खरीदारी की राय है। ओके, यूनियन बैंक, खैर अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे और यूनियन बैंक का जिक्र हुआ यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा स्लाइटली बैकफुट पे, पर आज अगर आईसीआईसीआई बैंक, मतलब अगर बैंक निफ्टी के कोलैप्स होने की कहानी है, मैंने ठीक 9:15 पे किसी स्टॉक ने लिखी थी जिसका जिक्र भी किया था हमने खुलते साथ, दैट वाज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट अपने 2 जनवरी के लोस को आज रिविजिट करता हुआ नजर आया। 2 जनवरी को याद रखिएगा रिकवरी थी, बहुत ही बड़ी रिकवरी थी, और आज रिकवरी नहीं, आज कोलैप्स है 1346 पे। यानी कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो ये शायद 3-4 नवंबर के बाद के अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लोज है, और हैवी शॉर्ट बिल्डअप आईसीआईसीआई बैंक में 1345 पे। चलिए अभी काम करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ इनफैक्ट कहता हूँ मैं, दूसरी तरफ अगर आप एफएमसीजी बास्केट में देखें और इंडेक्स को थोड़ा सा प्रेशर देने वाले काउंटर्स में आईटीसी भी रहा शामिल। आईटीसी 325 पे, यानी 1 जनवरी की उस खबर के बाद अब ऑलमोस्ट इस वक्त 3 फरवरी 2023 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आईटीसी क्लोज होने जा रहा है। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। थैंक यू वीरू, और शुक्रिया, आज आपने 2.25 मिनट ही दिए मुझे, कल 2 मिनट दे दिए थे आपने क्लोजिंग के लिए। तो थोड़ा मार्केट ऐसा ही है आजकल, ज़्यादा कुछ होता नहीं है बोलने के लिए, है ना। लेकिन एक चीज़ है, मार्केट ख़राब है, और ये आई थिंक किसी को किस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज आज लोअर लेवल से रिकवरी आ गई कि बस अब हो गया सब कुछ, ऐसे नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में नॉर्मली बॉटम जो है ना वो ख़राब खबर के साथ बनते हैं। अब तक तो खबर आई नहीं है, मार्केट पहले ही गिर रहा है, तो जिस दिन वो खबर आएगी, जो भी खबर होगी उसी दिन शायद वो होगा। अब वो कब आए पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा। निफ्टी करीब करीब 65 पॉइंट नीचे था, ऑब्वियसली डील से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ, 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी के साथ 25,166 पर। बैंक निफ्टी आज वीक था, 600 पॉइंट नीचे था 58,800 पर। निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब 1/3% नीचे। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर भी गिरावट थी। मिड कैप करीब करीब 1%, हालांकि आज स्मॉल कैप इतना नहीं गिरा, स्मॉल कैप 2/3% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन 1:2 का था, 1000 बढ़ने वाले शेयर उनके सामने 2000 के करीब गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल लूजर्स देखते हैं एक बार जरा, कहाँ सबसे ज़्यादा लॉसेस थे। कैपिटल मार्केट इंडेक्स ने लीड किया, उसे 0.2% नीचे था। डिफेंस, निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स और कैपिटल गुड्स, सभी में आज आप देखें तो 3/4 से 1% की गिरावट रही। गेनर्स क्या थे? मेटल्स करीब करीब 0.5% ऊपर था। ऑयल एंड गैस, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग थी, करीब 1/3% की। और एनर्जी, ये इंडेक्स हल्का सा, बहुत नाम मात्र का सही, लेकिन ग्रीन में बंद हुआ। अब आते हैं हम आज के इंडेक्स लूजर्स पर। सबसे ऊपर आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे,
ट्रेंड लगातार गिर रहा है, फिर फ्रेश 52 वीक लो 2% नीचे। यहाँ पर टाटा कंज्यूमर 2%, BEL, HDFC लाइफ और L&T यहाँ पर गिरावट थी। अब आते हैं गेनर्स में, इटर्नल 5% ऊपर था, इंटरग्लोब एविएशन करीब 1.5% ऊपर, मैक्स, JSW स्टील, हिंडाल्को और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी अच्छी खासी आज आपको रैली देखने को मिली। तो कुल मिलाकर ये रहा आज का मार्केट का हाल। बिल्कुल अनुज, घड़ी में बज गए 3:30। यकीन मानिए सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है 3:30 पर। और एकमात्र वो घड़ी चीज़ है जो पिछले 10 दिन में सटीक पड़ी है अनुज। कह रही है घड़ी कि माना कि चोट बहुत बड़ी है, लेकिन कल 9:15 तक सपोर्ट ही सपोर्ट है। अब 9:15 के बाद क्या होगा वो घड़ी बताएगी, है ना। कल गुरुवार, जी हाँ, सेकेंड लास्ट सेशन इस वीक का। मुलाकात होगी सुबह इस पूरे पैनल की, आपकी और हमसे, सारे खबरों को और समीकरणों को करेंगे डिस्कस सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल ओपन ऑफ की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।